गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज साफ आ रही है तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं सेशन। मुझे बताएं कि आप सभी ने जो है पिछली क्लासेस देख ली हैं। हम लेसन नंबर 10 पे हैं इस समय, और इस समय बैंकिंग का पोर्शन जो है डिस्कस हो रहा है। काफी बच्चों का पेपर जो है अगले 2-4 दिन में ही होने वाला है। तो जिन बच्चों का पेपर हाल फिलहाल में है, अगले 2 दिन में, 4 दिन में है, आज 21 तारीख हो गई, 24 तारीख से आपका कहानी जो है शुरू हो जाएगी। तो वो अपने हिसाब से प्लान करें। बट अगर आपका पेपर ये है कि पहले 2-4 दिन में नहीं है, उसके बाद है, तो आप सजेशन है आप अपने 2 घंटे निकालिए और क्लास को अच्छे से लगाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको जो है पढ़ाया था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में। क्या वहां तक आपको सब समझ आ गया? रेपो रेट वो पैसा है जो कि वो इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से। रिवर्स रेपो रेट वो पैसा है या वो इंटरेस्ट है जो कि एक बैंक लेता है आरबीआई से जब वो उसे एक्स्ट्रा पैसे देता है। ठीक है, एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आज क्लास एक बार दोबारा लिखें साक्षी अपना डाउट। तीसरा कॉन्सेप्ट है बैंक रेट। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें बैंक रेट समझ में नहीं आता। अरे 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 यार, क्लास तभी मैं कहूँ कि सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आई विल हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स नाउ, बिकॉज़ क्लास जो है आपकी 1:15 की। अरे अरे बिल्कुल सही, माय बैड। मैं ही जल्दी आ गया क्लास में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी एसोसिएटेड कुछ भी डाउट्स है आप मुझे वो भेजें, क्योंकि कायदे से जो कंटेंट है वो 1:15 पे ही शुरू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ध्यान आ गया। मैं भी आते ही जो है पढ़ाना शुरू हो गया। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो इसके अगले 5 से 10 मिनट जो है आगे निकल जाना, उसके बाद आपका कंटेंट जो है स्टार्ट होगा। बिकॉज ये क्लास मुझे ऐसा लग रहा था 1 बजे है, बट हाँ मुझे याद आ गया ये क्लास मैंने 1:15 पे शेड्यूल जो है कराई थी। आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट इसके चक्कर में मैंने चाय भी बहुत जल्दी जल्दी में पी। मैंने कहा जो है थोड़ा सा लेट हो गया मैं क्लास में जाने में, तो स्पीड में जो है मैंने फटाफट चाय पी। खैर कोई बात नहीं, अभी कुछ कवर नहीं कराया। विल वेट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स और सो। आप लोग सेशन में बने रहें, और अगर आपके कुछ तैयारी एसोसिएटेड डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जब तक मैं वो डाउट्स आपके ले लेता हूँ। अगर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यू कैन रिमेन साइलेंट, आई कैन रिमेन साइलेंट, एंड विल वेट फॉर द नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। कितना टाइम है अपने पास? 7 मिनट है। उसके बाद आपका जो कंटेंट है मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ सही बात है, कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया मैं आज। नहीं, आपका शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। आपकी सुबह 10 से 12 बजे आज एक क्लास थी जीके एमसीक्यू की। उसके बाद अभी 1:15 से लेकर 3:15 तक क्लास है। इसी तरीके आपका कल भी शेड्यूल चलेगा। मैथ्स कर रही है जीएस, क्योंकि मैथ्स करती हूँ तो जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, जीएस करती हूँ तो मैथ्स में नहीं हो रहा। देखिए एक चीज मैं आप सबके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अपने पास 2 मिनट है, तो 2-4 मिनट लगा के आपसे मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ इस पेपर के बारे में, जो आपका सीएचएसएल है, आगे चल के एमटीएस है, दिल्ली पुलिस है। हम लोग गलती पता है क्या करते हैं? गलती हमारी ये है कि हम 9 पे सिलेबस पूरा नहीं करते। बहुत सारे बच्चों की गलती है। सिलेबस कंप्लीशन में जो चाहिए होता है वो चाहिए होती है एक बार थ्योरी कंप्लीट करना। मैथ्स में जैसे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बेसिक प्रैक्टिस जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जो बच्चे इस समय मैथ्स में परेशान है उन्हें मैं जीके में एक ही रिकमेंडेशन दूंगा कि वो जीके में एमसीक्यूज जो हैं वो अच्छे से लगा के जाएं। जिसमें आपके जो 10 से 12 वाली क्लास है ये लगाएं, और शाम को 7 से 8 क्लास होती है ये लगाएं। ये 7 से 8 क्लास स्पेशल है, हफ्ते में 3 दिन देता हूं मैं ये क्लास। ये एमसीक्यू वाली जो क्लास है अभी हफ्ते में 2 दिन चल रही है, बट अगले हफ्ते से मैं इसे ज्यादा करके कोशिश करूंगा डेली इसकी कम से कम एक क्लास आपकी हो। यानी जो पहला हफ्ता होगा जून का, उसमें आपकी काफी सारी क्लासेस होगी जीके एमसीक्यू की। ठीक है, इसके बाद मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ, मैथ्स में देखो जो मैंने नोटिस करा मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि वो सवाल को अच्छे से पढ़ के उसको फोकस नहीं करते, जल्दबाजी करते हैं। क्योंकि है क्या, वो अपने एजुकेटर्स को देखते हैं कि सीधा उन्होंने, जैसे एग्जांपल के तौर पर पिछली क्लास में एक सवाल आया था, a² + b² पता था और आपको a - b पता था। ये शायद 12 दे रखा, ये शायद 7 दे रखा था, और ये 169 दे रखा था। अब होता क्या है, जो एजुकेटर होता है वो इसे देखता है 12-5 का ट्रिपलेट, और वो देखने के बाद ये भी कहता है यहाँ भी 12-5 सेटिस्फाई हो रहा है। बट देखो पेपर के अंदर ये लगाना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग साउंड करते हैं। पेपर के अंदर होता क्या है कि आपको बेसिक मेथड भी आना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल को भारी ट्रिपलेट दे दे आपको, तब थोड़ी आप ये लगा दोगे। तो आपको ये मेथड आना चाहिए कि a² + b² पता है, इससे आप a - b का इस्तेमाल करके आपको 3a + b निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3a + b पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक लेवल भी आपको आना चाहिए। जैसे एक तरीका a - b से a + b निकाल लो, जो कि प्रिंस ने बाद में लिखा था। एक तरीका है कि सिंपली इसका स्क्वायर करो, a² + b² - 2ab करके उससे 2ab की वैल्यू निकालो। आपको ab भी पता है, a - b भी पता है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके बाद चीजों को सॉल्व कर सकते हो। यानी मैथ्स में मेनली ये कंसर्न है मैक्सिमम बच्चों का कि उनके नंबर 15-20 सवालों से ज्यादा नहीं सही हो पा रहे। उसके लिए सजेशन यही है कि एक बार देखें कि आपने सच में सिलेबस पूरा करा है, क्या आपने ज्योमेट्री की सारी थ्योरम्स आपको पता है, क्या अलजेब्रा के सारे शॉर्टकट्स आपको पता है। अगर नहीं पता तो उसे याद करके जाएं, ऊपर ऊपर से चीजों को ना पढ़े। कई बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम का सवाल गलत करते हैं। अब जैसे 2 दिन पहले एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, वो ये था, शायद दिशु का वो सवाल था। मतलब मैं दिशु को नहीं कह रहा, कुछ इन जनरल बात कर रहा हूँ। ये वाले सवाल मैक्सिमम बच्चे पेपर में गलत करके आते हैं। वो सवाल कुछ ऐसा सवाल था,
मतलब ये आपको 15 दे रखा था ये वाला हिस्सा, और ये 10 दे रखा था। अब प्रॉब्लम पता है कि एजुकेटर आएगा फटाफट से बता के निकल जाएगा, हम लोग क्या करते हैं खुद ट्रबल शूटिंग नहीं करते सवाल में। इसमें 2 बार आपको सिमिलरिटी लगानी थी, यानी पहली बार आपको सिमिलरिटी लगानी थी इस वाले पोर्शन में, दूसरी बार आपको लगानी थी इस वाले पोर्शन में। जो पूछा गया था वो शायद इसकी लेंथ पूछी गई थी, इसकी या फिर इसी की पूछी गई थी, और आपको बताना था इसकी लेंथ जो 6 आनी थी। इस मतलब सजेशन है कि सिलेबस पूरा होना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री की सारी थ्योरम्स एक पेज पे लिखा होना बहुत जरूरी है, अलजेब्रा के सारे शॉर्टकट्स लिखा होना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत मुश्किल मुश्किल पढ़ के जाते हैं, और जो नॉर्मल पोर्शन है वो हम नहीं पढ़ के जाते। मेरे हिसाब से ये हमारी एक गलती है। तो रही मैथ्स की, मैं आपसे बात कर रहा था, तो मैथ्स में तो ज्यादा परेशान ना हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे जरूर हैं जो आपको नहीं आते। क्या दिव्यांशी आपको CISI का इंस्टॉलमेंट आता है? बताओ क्या हमारी गलती है? मुझे कैसे पता, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को वो नहीं आता। वो पिछले 6 महीने से सोच रहे हैं कि मैं पढ़ के जाऊंगा, पढ़ ही नहीं रहे। उन्हें बस थोड़ा बहुत पता है, उससे वो काम चला लेते हैं। सवाल इजी आता है बना लेते हैं, सवाल मुश्किल आता है नहीं बन पाता। तो सजेशन है थोड़ा सा सोचिए एक बार इस बारे में। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको दे देता है कि पहले 12 बच्चों का एवरेज ये है, अगले 12 बच्चों का एवरेज ये है, और टोटल 23 बच्चों का एवरेज ये है। तो बताओ 12वें बच्चे का एवरेज कितना है? ये वाला सवाल बहुत कॉमन सवाल है। मैक्सिमम बच्चे अब भी ऐसे हैं जो जिसका डायरेक्ट मेथड नहीं जानते, तो वो अभी भी इसके अंदर क्या करेंगे, डिटेल्ड मेथड लगाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सवाल किस तरीके फ्रेम्ड है और उसे किस तरीके सॉल्व करना है। तो सजेशन ये है कि थोड़ा सा काम करें अपनी गलतियों पे, तेज तेज भागे नहीं, पहले सोचें कि जो सवाल आपके सामने है उसमें आपकी क्या गलती है, उसे नोट करें, उस पर काम करें, भागे नहीं। ठीक है, चलो क्या टाइम हो गया है जी? मैं आक्रमण करता हूँ, पूरे 1 मिनट के बाद आपका सेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, मुझे लगा था क्लास आपकी 1 बजे है, तो उस चक्कर में मैं जल्दी आ गया। इनफैक्ट मुझे 12:30 बजे तक याद था कि आपकी क्लास 1:15 बजे है, बट एक जैसी बजने वाला था तो मुझे लगा 1 बजे क्लास है, तो मैं जल्दी आ गया। खैर कोई बात नहीं, इसी बहाने बात हो गई आपसे 5 मिनट। टाइम लगेगा ना तमन्ना, क्यों नहीं लगेगा? देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं वो इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको अपनी तैयारी को काफी समय देना है। कैसे देना है? अगर मैं आपसे जीके की बात करता हूँ, तो जीके को मेरे हिसाब से आपको अपने जीवन के कम से कम 400 घंटे देने ही होंगे। ठीक है। अगर आप मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स को मेरे हिसाब से आपको अपने जीवन के 300 घंटे देने ही होंगे। रीजनिंग को आप अपने जीवन के 50 घंटे भी देंगे तो काफी रहेगा। इंग्लिश को मेरे हिसाब से आप अपने जीवन के 80 घंटे या 100 घंटे के आसपास देंगे, टोटल 100 घंटे मान लेता हूँ। इतने आपको देने ही होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर नोटिस करते हो तो जीके सबसे ज्यादा टाइम लेता है और सबसे कम नंबर देता है इन चारों में, बट यही सत्य है, यही जीवन है। टोटल मिला के आपके 850 घंटे हो गए। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आप ऑन एन एवरेज 6 घंटे पढ़ते हैं। ठीक है जी, 6 घंटे पढ़ते हैं, 6 दिन पढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते में 36 घंटे हो गए। तो मुझे बताओ कितने वीक्स लग जाएंगे आपको अपना सिलेबस पूरा करने में? 850 डिवाइड बाय 36, ये कितने हफ्ते हो गए? लमसम कोई अंदाजा बताओ। 25 हफ्ते के आसपास हो गया कुछ, एक अंदाजा बता रहा हूँ, बिल्कुल रफ आइडिया। 25 हफ्ते हो गए जी आपके। 25 हफ्ते जो है ये कितने वीक्स बनते हैं? क्या ये 6 महीने, कितने मंथ्स बनते हैं? 6 महीने बनते हैं। यानी अगर आप 6 महीने तक हफ्ते में 6 दिन 6 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेबस 100% पूरा हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं अपने पास से कुछ नहीं जोड़ रहा। जीके में 400 घंटे लिखे, 400 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे कोर्स का टोटल करोगे वो बनता है 300-400 घंटे के आसपास, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब मेरा कोर्स शायद एसएससी कैटेगरी का सबसे बड़ा कोर्स होता होगा। मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे पता नहीं बाकी कितना कैसे क्या पढ़ाते हैं, बट मुझे इतना पता है कि मैं जितनी डिटेलिंग देता हूँ वो मैक्सिमम से उससे ऊपर जाने का मतलब है कि एसएससी की बाधा को तोड़ के यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी में चले जाना, जो कि गलत है। तो मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम रखता हूँ। यानी अगर आप 6 घंटे 6 दिन वीक में पढ़ते हैं 6 महीने तक, तो क्या आपकी तैयारी 100% हो जाएगी? ये मैंने कोई पहले से कोई 666 कोई लॉजिक नहीं बना रखा है, सब आपके सामने की कैलकुलेशन। अब बच्चा क्या गलती करता है, वो 6 महीने 6 दिन नहीं पढ़ता, वो इसे 3-4 महीने पे तोड़ देगा, और इसे क्या करेगा, इसे 3-4 दिन पे तोड़ देगा, और फिर उसके दिन के यहाँ 15 घंटे आ जाएंगे, और उसके बाद भी उसका सिलेबस पूरा नहीं होगा। सजेशन है जो बच्चे आने वाले समय में तैयारी करें वो जीके को सबसे पहले पूरा करके उसके नोट्स बना के कॉपियों को साइड में रख दें। बस उसे रिवाइज करते रहे, महीने में एक बार फटाफट से पढ़ लिए 2-3 दिन निकाल के। मैथ्स के सिलेबस को जल्दी से जल्दी पूरा करें, उसे साइड रख दें, उसकी फिर प्रैक्टिस में लग जाए। रीजनिंग में कुछ ऐसा है नहीं, रीजनिंग हंसते खेलते हो सकती है। इंग्लिश में भी मेरे हिसाब से कोई इतना मुश्किल नहीं पूछा जाता, इंग्लिश भी हंसते खेलते हो सकते हैं, सिर्फ वोकैब जो है आपको थोड़ा सा परेशान करता होगा। क्या बात को आप समझ पाए? अगर आपने एक बार जीके का कोर्स लगा लिया है तो आपको जीके का कोर्स दोबारा लगाने की नीड नहीं है, बिकॉज जीके की थ्योरी सेम होती है। पिछली बार भी मैंने यही बताया था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा था, इस बार भी मैं आपको यही बताऊंगा कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारा था। डेफिनेटली कुछ कंटेंट में हमेशा की तरह अपडेट करूंगा बेस्ड ऑन लेटेस्ट पीवाईक्यूज, बट उसके लिए मैं आपको ये कहूँ कि 400 घंटे मुझे दोबारा दो, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जीके के साथ टच में रहने के लिए स्पेशल क्लासेस जो है जरूर आप लोगों को लगानी चाहिए। क्या यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई? चलिए, अच्छा मौका मिल गया, आपसे बातचीत हो गई है, और अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो बच्चे अभी अभी आए हैं मैं उन्हें बता देता हूँ
आज मैं जल्दी आ गया था, जी हाँ, आज मैं जल्दी आ गया था। ऐसा जनरली होता नहीं है, आज ऐसा हो गया था, गलती थी उसमें मेरी। मुझे पता नहीं था कि 1:15 से क्लास है, मुझे लगा 1 बजे से क्लास है, तो उस हिसाब से मैं आ गया था। फिर मैंने जो है आप लोगों से 5-7 मिनट बात करी बच्चों से, और अब जो है मैं आपका जो क्लास है उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, शुरू करें दोस्तों। ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, इन्हें जो है मैं आगे एंड में छोड़ दूंगा, जिससे कि स्टार्टिंग में आपको ये सब ना दिखे। मैं यहाँ से नई स्लाइड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से इस क्लास में जो कंटेंट है वो पिछले वाले से काफी हद तक जुड़ा है। अक्षर, आप कोशिश करो 10 मिनट इस क्लास को लगाओ। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसे स्किप करो, और फिर पहले पिछली क्लास लगाना, फिर इसे लगाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, दोबारा क्लास लगाने की भी कोई नीड नहीं है, नोट से पढ़ें आप। चलो शुरू करते हैं जी कहानी। क्या आप पूरे तरीके तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। मैंने आपको पिछली क्लास में जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में कुछ चीजें बता दी थी। ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में कुछ चीजें बता दी थी। आज मैं उसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे बैंक रेट की मदद लेनी होगी। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के बारे में तो नॉलेज होती है, बैंक रेट के बारे में उन्हें नहीं पता होता। इनफैक्ट कई जगह तो बैंक रेट को अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जाता, बिकॉज वो थोड़ा सा अजीब गरीब होता है, और कई जगह वो डायरेक्टली काउंट नहीं होता। बट अपन सब पढ़ते हैं तो इसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। बैंक रेट क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, एक छोटी सी बात जो कल मैंने आपको नहीं बताई थी, मुझे लगा था कि जरूरी नहीं है उस दिन, आज मुझे लगता है वो जरूरी है, क्योंकि अब आप बैंक रेट पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो रेपो रेट होता है ना, ये रेपो रेट और मतलब किस तरीके काम करता है, 5 मिनट लेता हूं मैं आपके। ये आरबीआई है और ये बैंक है, मान लेते हैं एचडीएफसी। ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कोई सभी कमर्शियल बैंक आप यहाँ पे मान सकते हैं। जो रेपो रेट है वो ऐसे काम करता है कि जब एचडीएफसी कुछ पैसा लेता है आरबीआई से, एचडीएफसी आरबीआई से कुछ पैसा लेता है, तो उसके बदले वो क्या करता है, यहाँ से वो बहुत सारा पैसा लेता है और बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है। ये जो इंटरेस्ट दिया जाता है, ये दिया जाता है रेपो रेट। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कि अगर मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट 5% है, तो एचडीएफसी हर 1000 रुपए पे 50 रुपए जो है आरबीआई को देगा। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है जो मैंने आपको उस दिन नहीं बताई थी, अब बताता हूँ। वो ये है कि बदले में एचडीएफसी को क्या कुछ गिरवी रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो हमें ऐसी जाते ही दे देता है, बदले में एचडीएफसी को कुछ देना पड़ेगा यहाँ पर आरबीआई को। वो यानी आरबीआई, एचडीएफसी इसे क्या करेगा, कुछ सिक्योरिटी देगा। दैट सिक्योरिटी कैन बी अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी कैन बी अ बॉन्ड, शेयर, और एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी होगी। समझ पाए? इसी वजह से जो आरआर होता है, आरआर की फुल फॉर्म क्या होती है? रेपो रेट के अलावा एक और नाम होता है, कोई बता सकता है वो क्या होता है? री परचेज रेट। रीपर्चेज रेट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है ये आगे चल के आपको बताया जाएगा। रीपर्चेज का मतलब है एचडीएफसी जो है आरबीआई को वादा करता है, पिंकी प्रॉमिस करता है, हाथ मिला के कमिटमेंट करता है कि ये जो पैसा मैं तुमसे ले रहा हूँ और ये जो बदले में मैं अपनी बॉन्ड तुम्हें दे रहा हूँ सिक्योरिटी, ये कुछ समय के बाद मैं तुमसे वापस लेके जाऊंगा, तुम्हारा पूरा पैसा वापस करके। जब आप बैंक से लोन लेते हैं, कि क्या जो है मैं सब बना दूंगा, पहले आप समझ लो प्लीज, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा इसे। बैंक से जब आप लोन लेने जाते हैं, तो अपने कागज देते हैं मकान के, बदले में कहते हैं 10 लाख रुपए दे दे, तो क्या आप वादा करते हैं कि 10 लाख रुपए मैं लौटाऊंगा और बदले में अपने कागज को लेके जाऊंगा? अरे करते हो ना वादा। ये थोड़ी कि देखो, बैंक इंटरेस्टेड नहीं है आपके मकान के कागजों में, बैंक उसे नीलाम करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बैंक का बहुत टाइम लगता है उसमें। बैंक कहता है भैया कागज रख जा, पैसे ले जा, ब्याज देता रहियो, पैसे वापसी कर दियो, कागज ले जाइयो। ऐसे ही आरबीआई जो है, आरबीआई क्या करता है, कागज रख के कुछ पैसा एचडीएफसी को दे देता है। क्या आप पूरे तरीके बात को समझ पाए? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो आप प्लीज मुझे बताएं। सेम चीज चलती है रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट में यही चलता है कि आरबीआई जो है उसे कुछ जो एचडीएफसी है कुछ पैसे पार्क कर देता है आरबीआई के पास। यहाँ तक आपको सब समझ आ गया? तो अब मैं आगे चलता हूँ जी। अब थोड़ी सी मुश्किल चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ। सिक्योरिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लेते हैं जो एचडीएफसी है उसने एलआईसी के कुछ शेयर खरीदे हुए, तो वो एक सिक्योरिटी हो सकती है। मान लेते हैं एचडीएफसी ने क्या कर रखा, कोई एसेट खरीदा हुआ है अपना, तो उसका उसके जो कागज है वो सिक्योरिटी हो सकती है। पैसे नहीं रखता श्वेता, कागज रखता है जो उसने खरीदा हुआ है, जो उसके एसेट्स हैं एचडीएफसी के, उन्हें रखता है। अभी के लिए आप थोड़ा सा प्लीज फोकस करें। अब मैं आपको समझाता हूँ बैंक रेट, आराम आराम से समझना। बैंक रेट की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, अगर मैं एक बैंक हूं, अगर मैं एचडीएफसी हूं और मुझे पैसा चाहिए कुछ दिन के लिए, तो क्या मैं रेपो रेट से आरबीआई से पैसा ले सकता हूं?
एक चीज मैं स्टार लगा के बता देता हूँ, कई सारी चीजें मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलता हूँ, तो उसे लिटरली उस पॉइंट पे ना लेते हुए थोड़ा सा वेट करा करो। यानी मैंने बोला कि एचडीएफसी ले रहा है, थोड़ा सा मतलब समय दो मुझे, पूरी थ्योरी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद चीजों को लिखवा दूंगा, चिंता मत करो। एचडीएफसी अगर बैंक से आरबीआई से पैसा लेता है और उसे 90 दिन तक के लिए पैसा चाहिए, वो सिर्फ 90 डेज के लिए उसे पैसा चाहिए, यानी उसे थोड़े से समय के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो 90 डेज तक का जो पैसा है वो रेपो रेट के कॉन्सेप्ट से ले सकता है। एचडीएफसी अगर 90 दिन के अंदर अंदर पैसे लौटाने का वादा करता है आरबीआई को, तो आरबीआई जो है उसे रेपो रेट के माध्यम से पैसा दे सकता है। लेकिन अगर उसे पैसा चाहिए मोर देन 90 डेज के लिए, मान लेते हैं उसे 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो वो लेगा बैंक रेट से। पहली बात, अगर जो है एचडीएफसी के पास बदले में सिक्योरिटी है देने को, सिक्योरिटी समझते हो ना, वो अगर सिक्योरिटी है तो रेपो रेट से पैसा लेगा। लेकिन अगर उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, नो सिक्योरिटी नीडेड, तो वो हो गया आपका क्या, बैंक रेट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आपको दोबारा समझाता हूं, अगर रेपो रेट की बात करते हो, रेपो रेट पे पैसा तब उठाया जा सकता है जब बदले में सिक्योरिटी दोगे और 90 दिन तक के लिए ही पैसा लोगे। ऑन दी अदर हैंड जो बैंक रेट होता है उस पे आप लंबे समय के लिए पैसा उठा सकते हो और कोई सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एचडीएफसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, तो वो इससे क्यों लेगा पैसे? उसे अपनी सिक्योरिटी भी देनी पड़ रही है, जल्दी भी वापसी करना पड़ रहा है, वो हमेशा ही बैंक रेट से पैसा क्यों नहीं लेगा? जी हाँ, why take the money from repo rate when you can take it at bank rate? Because bank rate is always higher than repo rate। बिल्कुल सही लिखा है पीहू, अक्षत और सभी बच्चों ने सही लिखा, बिल्कुल सही, सब जिन्होंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा। नहीं, बैंक रेट जो है वो ग्रेटर देन है रेपो रेट। यही एक रीजन है कि बैंक्स अवॉइड करते हैं बैंक रेट पे पैसा लेना, और वो ट्राई करते हैं कि हम जो है रेपो रेट पे ही पैसा ले ले, कुछ समय के लिए लेके निपटा देंगे। समझ गए जी आप बात को? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और अगले पेज पे समझाता हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम डील करते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज की डीलिंग हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मेरे स्कूल में आए हैं से 95% और मेरे आए हैं 94%, तो कोई खास फर्क नहीं है, दोनों केस में मैं अच्छा बच्चा माना जाऊंगा। और अगर मेरे आए हैं 35% और 34%, तो भी कोई खास फर्क नहीं है, दोनों केस में मैं बुरा बच्चा ही माना जाऊंगा, है ना। वो अलग बात है कि कई बार 35 वाला भी ऐसा कुछ कमाल कर जाता है कि 95 वाला नहीं कर पाता, बट इन जनरल सोसाइटी ऐसी जज करती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1% का मतलब ही मेरे लिए है 50,000 रुपए या 50,000 करोड़ रुपए, तो अगर मैं यहाँ पर 10-20 करोड़ ऐड वगैरह करता हूं, मान लेते हैं मैंने 500 करोड़ ऐड करे अपने बिजनेस में, तो क्या ये 0.01% हो गया? मेरा बिजनेस है 50 लाख करोड़ का, तो मेरे बिजनेस का 1% है 50,000 करोड़, तो 500 करोड़ तो मेरे लिए इस लाइक पीनट्स, कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहता हूँ नहीं, अब मैंने क्या करा, यहाँ से 1,000 करोड़ निकाल लिए, तो मैं कहूंगा 0.02%। अब ये जो परसेंटेज है बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, तो इसकी जगह सरकार क्या करती है, कहती है कि 1% को 1% मत कहो, इसे कहो 100 बेसिस पॉइंट। ये ना देखो, एसएससी पूछता है डेफिनेशंस में, तो आपको पता होना चाहिए। यानी 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। जब आपको न्यूज आती है कि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से कुछ इंक्रीज कर दिया, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब आरबीआई ने 0.25% से कुछ इंक्रीज कर दिया। क्या आप फर्क समझ पाए? यानी 100 बेसिस पॉइंट जो है वो आपका क्या है, 1% होता है। देखो सुनने में बड़ी फालतू चीजें लगती है, बट आपका एसएससी ये भी पूछता है कितने एक आने में कितने रुपए होते हैं, 1 रुपए में कितने आने होते हैं, बताओ 4 आने में कितने पैसे होते हैं, ये सब भी एसएससी पूछता है। इट इज जनरल अवेयरनेस, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे अभी 40 बेसिस पढ़ा है, बिल्कुल नितिश ने सही लिखा, 40 बेसिस बढ़ने का मतलब हुआ कि 0.4% कोई चीज इंक्रीज हो गई है। समझ गए? यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। जैसे कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक परसेंटेज के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। ये बीपीटी कुछ नहीं है यार, ये बेसिस पॉइंट है, बेसिस पॉइंट। ठीक है, सबको बेसिस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा हूं 60 बेसिस पॉइंट से, दैट मींस मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया 0.6% से। ये तब इस्तेमाल होता है जब हम डेसिमल में परसेंटेजेस के साथ खेलते हैं, तो वहां पर बोलने में तकलीफ होती है, तो बेसिस पॉइंट में डील करा जाता है। ठीक है, बेसिस पॉइंट जो है परसेंटेज के परसेंटेज का ही दूसरा रूप है। 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0 पॉइंट में लिख देता हूं 0.01%। एक साल। साहिल, जी हाँ, आपका भी आंसर साक्षी सेव होगा। अभी मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, तो बस बीच में कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ध्यान से मेरी बात को समझिए। क्या बैंक रेट की पहली चीज आपको समझ आ गई
यानी बैंक रेट का इस्तेमाल तब करा जाता है जब किसी बैंक को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, समझ पाए? लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो इसका इस्तेमाल करा जाता है। थोड़ा सा महंगा होता है बट कोलेटरल वगैरह रखने की कोई नीड नहीं है। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है, कभी कभार, अरे आपस में प्लीज इधर फोकस करो, इधर ध्यान दो, आपस में बात मत करो। दूसरी डेफिनेशन जो होती है बैंक रेट की वो ये होती है, आपको याद है कि एसएलआर मेंटेन नहीं हुआ या सीआरआर मेंटेन नहीं हुआ तो पाप हो जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि 4% मेंटेन करो, 18% मेंटेन करो। अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो क्या क्या कह दोगे? सॉरी। सॉरी से तो काम नहीं चलता जी इस दुनिया में। आपको देनी होगी पेनल्टी, आपको आप पे लगेगा एक फाइन। वो फाइन किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा? वो होगा बैंक रेट के बेसिस पे। ये सब लिखवा दूंगा, पहले आप समझ लो, समझ पाए? यानी वो जो फाइन है वो लगेगा बैंक रेट के लॉजिक पे, यानी बैंक रेट के हिसाब से। जैसे अगर आपने एक दिन मेंटेन नहीं करा, मान लो एक दिन आपने मेंटेन नहीं करा, मान लेते हैं आपको टारगेट दिया गया था, आपने आपके आपके लिए जो 4% है वो 100 करोड़ है, आपने इसमें से 50 करोड़ मेंटेन नहीं करा तो 50 करोड़ की कमी हो गई, 50 करोड़ आप पीछे रह गए। 50 करोड़ पे उस दिन का जो बैंक रेट होगा इसमें 3% और जोड़ के आपको इतना ब्याज देना होगा, इतना पेनल्टी देना होगा। ये 3% इज नॉट इंपॉर्टेंट, सिर्फ समझाने के लिए है। आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट पेपर नहीं पूछेगा ऐसा। क्या कॉन्सेप्ट समझ पाए जी? पक्का? ये ऐसा मत समझना कि 10% हो गया तो 10% का मतलब कि 5 करोड़ देना होगा। ये पर एनम के रेट्स होते हैं। ठीक है, अगर दूसरे दिन में मेंटेन नहीं करा तो इसकी जगह 5% आ जाता है, तो ज्यादा होगा ना। भी 2 दिन तो मेंटेन नहीं कर पा रहे लगातार, तीसरे दिन भी नहीं करा तो होगा जी लीगल एक्शन। ये अब तो तुम्हें मजा आने लग गया इस काम में, 2 दिन में भी तुम नहीं समझे। हाँ सही में, ये सब सही में होता है। बैंक्स बहुत समझदार होते हैं। बैंक्स अपने ऊपर ये नौबत कभी नहीं आने देते, बिकॉज बैंक्स को पता है कि एक एक रुपए की क्या कीमत है। तो ऐसा होता नहीं है, तो थ्योरी में रूल्स बने हुए हैं बस बैंक्स को डराने के लिए। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? तीसरा बैंक रेट की एक और डेफिनेशन होती है, इसे भी समझना, फिर मैं तीनों एक साथ लिखवा देता हूँ। आपको याद है एक बिल डिस्काउंटिंग करके मैंने आपको पढ़ाया था, उस पर डिस्काउंट दिया गया था 10% का, 5% का। वो 5% 10% कहाँ से आया? वो ये बैंक रेट ही होता है। यानी आरबीआई जो है, अगर एक बिल डिस्काउंट करने को तैयार है किसी आर रेट पर, आरबीआई के पास एक बिल है जिसपे 100 रुपए लिखे हुए, वो कहता है कि नहीं 100 का नहीं, मैं तो इसे 90 का दूंगा। तो जो 10% इसने अपना नुकसान करा है, ठीक है, ये 10% का नुकसान कुछ नहीं है, बैंक रेट ही है उस समय का। क्या कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए? अब अगर आप समझ गए हो तो मैं इन कहानियों को लिखना चाहूंगा, बताएं जी क्या आप तैयार हैं? ठीक है, आप अपनी कॉपी में सिर्फ ये लिखें, इससे आपको समझ आ जाएगा। आखिरी वाला नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। बैंक रेट की कई सारी डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन ये, इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू, कोई बात नहीं समझा दूंगा, कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विदाउट टेकिंग एनी सिक्योरिटी। जनरली commercial banks borrow money at bank rate to simply lend it to customers at a higher rate। पहले आप इसे नोट करें, फिर अगली डेफिनेशन लिखूंगा। अच्छा, there is no repurchase agreement of the securities as there is no contract with RBI। ये समझ गए? आपके काम की यहाँ तक की लाइन है, क्योंकि पेपर पूछेगा बताओ होता है नहीं होता, या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एक लिख देगा देयर इज अ रीपरचेज एग्रीमेंट, तो वो गलत होगा। कोई सिक्योरिटी नहीं है तो भी क्या रीपरचेज करोगे? आगे चलते हैं जी।
नहीं, इधर नहीं हो रही मेरे, जहाँ पे मैं हूँ यहाँ नहीं हो रही। चलो आगे चलते हैं जी। पहली बात करिए बैंक रेट की ही दूसरी डेफिनेशन। इट इज द रेट प्लीज फटाफट नोट करें। एट विच आरबीआई चार्जेस या इम्पोजेस, क्या हुआ? ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोजेस रेट, रेट एट की जगह रिलेटेड टू करो इसे। ऑन द कमर्शियल बैंक्स फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ statutory liquidity ratio and cash reserve ratio। ठीक है। It is the rate related to which RBI imposes penalty on the commercial banks for non-maintenance of CRR and SLR। तीसरी डेफिनेशन अगले पेज पे लिखूंगा। हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, बैंक रेट की ही तीसरी डेफिनेशन। इट इज द रेट at which RBI is ready to discount, अभी दिखा देता हूँ, bill exchange। It is also known as discount rate। पहले आप इसे नोट करें। किस चीज के डेस्टिनी? देखो जो मेरा सीक्वेंस चलेगा मैं आपको बता देता हूँ डेस्टिनी। सबसे पहले हम ये बैंक रेट वाला पोर्शन पूरा कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक नई चीज आपको पढ़ाऊंगा जो कि आपकी होगी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बाद थोड़ी सी करेंगे, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। दो तीन चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले दोस्तों आगे। मैं आपको पूरी कहानी समझा चुका हूँ बैंक रेट की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सोच के देखिए आप एक बात, अच्छा आप इसे भी नोट करें कि अगर मैं बैंक रेट बढ़ा देता तो क्या महंगाई कम होगी नहीं होगी? क्या ये सेम रेपो रेट जैसे ही काम नहीं कर रहा? सोच के देखो, सेम ही तो है। अगर क्योंकि बैंक इसे लेके आगे ही पास कर रहा है तो सेम है। सोचो, दिमाग लगाओ, रटो मत, सोचो एक बार। ठीक है, सेम है, ये भी अभी मैं आपको नोट करा दूंगा। यानी इंक्रीज इन बैंक रेट डिक्रीजेस मनी फ्लो एंड इन्फ्लेशन। समझ गए जी? चलिए आगे। अब मैं एक बढ़िया चीज आपको बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम जो उसको क्या मैं क्लास लगाऊं? देखो अगर आप सुबह से अपना पढ़ रहे हो तो उस केस में आप उसे पढ़ते रहो। लेकिन अगर आपको लगता है आप सुबह से अपना कुछ खास नहीं पढ़ पाए और आपको लगता है आप 100% अगर इस क्लास को छोड़ रहे हो तो आप लगातार पढ़ पाओगे, हाँ, तो उस केस में आप क्लास को स्किप भी कर सकते हो। मतलब फाइनल कॉल है आपका। आप एक काम करो दिशु, अगले 15 मिनट और रुक जाओ, क्योंकि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाऊंगा वहां से भी एक दो सवाल बनते हैं। जैसे ही वो ओपन मार्केट ऑपरेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आप क्लास को छोड़ देना। ठीक है, यहाँ तक क्या बात समझ चुके होंगे? मुझे एक बात बताएं, मुझे थोड़ा सा जो है खर्चा करना पड़ेगा आपके लिए। ये क्या है आपके हिसाब से?
आप सब जानते होंगे इसे, इसके लिए आप जो है बहुत कुछ करने जा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, नोट है भगवान है, सही बात है, ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, ये पैसा है, ठीक है। अब आपको नहीं लगता कि आज अगर टीवी पे आके भी थोड़ी देर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री कह दें, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कह दें कि ये नोट तो है ही नहीं जी, 500 के नोट आज रात से जो है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसे बोला गया था। आज रात से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर का मतलब होता है, देखो इस कागज पे जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ 500 रुपीज, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये जो कागज है आपका, यानी जिसे हम नोट कहते हैं, इस पे अगर ये दस्तखत नहीं है और ये बात नहीं लिखी गई तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर तो इस पे पोहा रख के खा लो, फिर किस काम का है ना। जैसे आज आपके पास 500 का पुराना नोट है तो उसका क्या करोगे, म्यूजियम में लगा दो या फेंक दो, यही है। वो सच में फेंक दो, मतलब किसी काम का नहीं है, उसका कुछ नहीं होने वाला। अब इसी तरीके सरकार जिस कागज को चाहे उसके अंदर कीमत ऐड कर सकती है। ये कागज के अंदर सरकार ने कीमत ऐड करी है, सरकार जब चाहे इससे इसकी कीमत छीन सकती है, जैसे 1000 के नोट से छीना है। पहले मुझे समझाने में बड़ी दिक्कत होती थी, बच्चों को महसूस नहीं होता था ऐसा कैसे होगा। 2016 के बाद बड़ा आसान हो गया काम, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल तरीके एग्जांपल दिया लोगों को कि किस तरीके ये सब होता है। अब इस कागज के अंदर कीमत डाली जा सकती, तो किसी भी कागज के अंदर कीमत डाली जा सकती है। आप सभी को आवाज साफ आ रही है? ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं फिर। थोड़ा लाइट होगा बट आई सपोज काम चल जाएगा। अब कागज के अंदर जो है जान डालने की बात मैं आपसे कर रहा था। मान लेते हैं कि LIC को मैं या अपने बैंक को मैंने एक पैसा दे दिया, अपना बहुत सारा पैसा दे दिया, बताओ 5 लाख रुपए दे दिए। मैंने कहा इसकी FD कर दो, उसने कहा कर दी। मैंने कहा कोई प्रूफ, कह रहे देखो कागज पे लिखा है आपके नाम पे FD हो गई। तो क्या इस कागज की कोई कीमत है? जी हाँ, बिल्कुल 100% कीमत है, क्योंकि मान लेते हैं मैंने 1 साल की FD करी है, 1 साल के बाद मैं वहां पे जाऊंगा और 1 साल के बाद इस FD को दिखाऊंगा, तो मान लेते हैं इस कागज पे लिखा है कि मुझे 5.59 लाख रुपए मिलेंगे, तो इस कागज को देकर मैं बैंक वालों से 5.59 लाख रुपए दे सकता हूँ। समझ पा रहे हैं पूरे तरीके, है ना। यानी अगर सरकार चाहे, यानी अगर RBI चाहे मार्केट से पैसा खींचना, अब ध्यान से बात को समझना, मार्केट में बहुत पैसा है लोगों के पास, बहुत सारा, सब हाथों में गड़ियां लेके घूम रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं 200 रुपए की, बहुत पैसा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, अंधा पैसा है, ठीक है लोग बेफजूली खर्चा कर रहे हैं, जिससे मार्केट में बहुत ही महंगाई आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, मार्केट में जाएगा डॉन। एक पहले बीच में कुछ समय के लिए एक सीरियल भी आया था डॉन के नाम से, डिटेक्टिव ओमकार नाथ, ये मार्केट में जाएगा RBI बन के। RBI कहेगा लोगों पे बहुत पैसा है, क्या बात, इसके पास मान लेते हैं 1000 रुपया है, इसके पास मान लेते हैं 2000 रुपया है, और इसके पास मान लेते हैं 5000 रुपया है। अब ये लोग महंगाई कर रहे हैं बाजार में, क्योंकि बेफिजूली खर्चा कर रहे हैं, अमरूद खरीद रहे हैं 200 रुपए के, उसे कह रहे हैं कि सोच अगर एक अमरूद में जो है खुद इसने पानी डाला होता और इसके खेत का अमरूद होता तो कितना महंगा होता, ऐसा वैसा सोचिए, दुनिया का आखिरी अमरूद है, बिना बात की महंगाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर RBI इन्हें कहेगा कि ये पैसा मुझे दे दे, तो क्या ये देंगे? प्लीज दे दो, नहीं। क्या RBI इनसे पैसा छीन सकता है? RBI को क्या ये अलाउड है कि जाके लोगों की जेब से पैसा छीन लो? नो। ऐसा थोड़ी कि मैं अभी ATM गया हूँ, मैंने कहा पैसे निकाल लेता हूँ, 10,000 रुपए मेरे खाते में मान लो 12,000 रुपए, वहां लिख के आ जाएगा देखो 12,000 तो नहीं है, RBI ले गया। RBI ना आपको इसके बदले 13,000 रुपए देगा कल। मुझे नहीं चाहिए 13,000 रुपए, मुझे अपने 12,000 रुपए चाहिए, अभी दो। यानी जबरदस्ती हमसे RBI पैसा नहीं ले सकता, नहीं चाहिए भैया मुझे, जबरदस्ती है क्या कोई? नहीं चाहिए अपने को 1000 रुपए का मुनाफा। तो RBI यहाँ पर लगाएगा वो चीज जो इस टोपी के नीचे है, दिमाग, और कहेगा ऐसा क्या करो कि ये पैसा मेरे पास आ जाए। तो RBI कहेगा कि कागज लो मुझसे, इस कागज पे मान लेते हैं तारीख है 21 मई 2022, ठीक है। इस कागज पे वो कहेगा कि देखो ये तुम मुझसे कागज ले लो और तुम मुझे 1000 रुपए दे दो, और 1 साल बाद आना और मुझसे ये 1000 रुपए ले जाना और एक कागज दे जाना। समझ पा रहे हो? यानी अब ये कागज ले लो जिसपे 1000 रुपए लिखे और पैसा दे दो, 1 साल के बाद आना, यानी 20 मई 2023 में आना और एक कागज जो है मुझे दे जाना और अपने 1000 रुपए ले जाना। क्या ये इंसान जो है ऐसा करेगा? टोपी तो इसने भी पहनी है, इस टोपी के नीचे भी दिमाग तो होगा, वो कहेगा अरे मैं बेवकूफ हूँ, अपना पैसा 1 साल के लिए तुझे दे दूं तो खूब कमाएगा, उससे घूम के आ जाएगा दुनिया, मैं अमरूद नहीं खरीद पा रहा, मुझे गिफ्ट करना है, पूरा मार्केट बंद पड़ा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि RBI और दिमाग लगाएगा, RBI कहेगा अच्छा चल चल मैं तेरे लिए एक बढ़िया काम करता हूँ, तू मेरा अपना है, मैं तुझे इस 1000 रुपए के बदले जो है ना 1200 रुपए दूंगा। अब ये सौदा बढ़िया लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 20% का इसे एक तरीके से मुनाफा मिल रहा है, तो ये कहेगा हाँ भाई हाँ, चलेगा मुझे, यानी ये डील पक्की हो जाएगी। अब ये जो कागज है ना, यही है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि मैं ना जाने कब से बोले जा रहा हूँ, दिस इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी से क्यों कहा जाता है? बिकॉज गवर्नमेंट आपको एक तरीके की सिक्योरिटी दे रही है, एक बॉन्ड दे रही है, एक कागज दे रही है जिसपे ठप्पा लगा हुआ है सरकार का, जो कि आप आसानी से अपने पास लेके घूम सकते हो। उस पे लिखा हुआ है कि इस तारीख को आपको इसके बदले जो है इतना पैसा मिल जाएगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। अभी तो मैंने आपको कहा कि 1000 के 1200, लेकिन ऐसा चलता नहीं। चलता ऐसे है कि इस कागज पे 1000 ही लिखे होंगे, ये 1000 रुपए ले लेना 20 मई 2023 को, लेकिन ये कागज में आपको 900 रुपए का मिल जाएगा। यानी इस कागज के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्काउंट आपको इसलिए मिलेगा बिकॉज आप जल्दी खरीद रहे हो। जितना आप लेट खरीदोगे उतना कागज महंगा होता जाएगा, और जो डेट होगी उस दिन ये कागज 100% ऑफ दी वैल्यू का हो जाएगा। क्या बात को आप समझ पाए मेरी? नहीं समझ पाए, है ना? समझ गए? यही डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। यानी अब आपके लिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये है ओमो। ओमो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन करा जाता है सरकार के द्वारा, जिसके अंदर क्या है, अंडर दिस आरबीआई, कोई बात नहीं मैं समझाऊंगा तो चिंता की बात है, सेल्स एंड परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो प्रोडक्ट बेचा खरीदा जाता है वो क्या है? चिप्स के पैकेट हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है? आंसर होगा जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी विच प्रोडक्ट इज डेल्ट विद इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डील करा जाता है इसके अंदर। अभी भी आप नहीं समझे, अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, पहले से आप फटाफट नोट करो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में मेनली यही है। अब सोचो जरा, अगर मैं आरबीआई हूं और आरबीआई क्या करता है? सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन डाउन आएगा या अप होगा? दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, एक दो स्टेप सोचने पड़ेंगे। आरबीआई इज सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन अप आएगा या डाउन आएगा? दोबारा सोचो, शांतनु। अप आएगा, जो भी कह रहे हैं अप आएगा, सब दोबारा सोचो। अगर आरबीआई इज सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट मींस आरबीआई सेलिंग दैट पेपर, पेपर जिसकी एक्चुअल में कोई कीमत नहीं है। प्रोडक्ट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो इससे क्या होगा? मनी फ्लो का क्या होगा? मनी फ्लो डिक्रीजेस। यानी यहां पर आप कहेंगे इन्फ्लेशन डिक्रीजेस। इसी तरीके जब आरबीआई बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उस केस में मनी फ्लो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज कागज वापसी जा चुके हैं और पैसा मार्केट के सर्कुलेशन में आ चुका है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी जब टेन्योर पूरा हो गया उस कागज का, तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सारी वापसी आ जाएगी। चलें आगे। अब देखो होता क्या है, कभी कभार ऐसा तो नहीं है कि कभी भी ये ओमो लागू हो जाएगा, यानी आज भी बेच दिया कल भी बेच दिया। तो सरकार ने एक और चीज बना रखी है जिसे हम बोलते हैं एमएसएस। ये है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये काफी हद तक ओमो जैसी है, स्टेबलाइजेशन स्कीम। आपको मेनली फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। इसमें आरबीआई कैन ओनली सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सब बता दूंगा कैसे आएंगे, चिंता ना करें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। घाटे घाटे से इसका कोई मतलब नहीं है बेटा, एक बार दोबारा सोचो। घाटे फायदे से इसका कोई मतलब नहीं है। आईपीओ आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब सवाल ये है कि जब ओमो है तो एमएसएस की क्या नीड है? या जैसे श्वेता लिख रही है तो बाय कौन करेगा? मतलब प्रैक्टिकली इज द नीड ऑफ एमएसएस इफ ओमो इज देयर, बिकॉज ओएमओ से आप दोनों काम कर सकते हैं। इसका नीड सिर्फ एक है, ओनली टू विदड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। देखो ओएमओ नॉर्मली चले जा रहा है, सब चीजें बिल्कुल सही चल रही है, सरकार को पता है, आरबीआई को पता भी। आ, हाँ सब बताता हूँ, स्टूडियो सभी बताता हूँ थोड़ा बहुत। डोंट बी सॉरी टू आस्क, यू हैव द राइट टू आस्क। एमएसएस इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। एक स्कीम ऐसी लॉन्च कर दी जिसके तहत अगर आरबीआई को लगता है अचानक, देखो मान लेते हैं ओएमओ के तहत सरकार जो आरबीआई है वो महीने में 6 बार जो है सिक्योरिटीज को बेचता खरीदता है। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 जून को उसने प्लान कर रखा है कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचूंगा सो एंड सो हिसाब से, और वो जो है अगली जून तक के लिए होगी। सब हाइपोथेटिकल नंबर्स बोल रहा हूँ। अब मान लेते हैं उसे लगा कि नहीं यार 1 जून को बेचा तो सही, लेकिन उसे 14 जून को समझ आया कि यार काम बना नहीं,
तो क्या उसे अपनी लीग से हटकर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बेचनी होगी टू विड्रॉ दैट एक्सेस लिक्विडिटी? तो वो जब वो करता है तो क्या वो एक तरीके की मार्केट स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा है? यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अपने आप में कुछ अलग नहीं है, काम वही हो रहा है सेम, बस ये टर्म का तब इस्तेमाल करा जाता है जब मार्केट को स्टेबल करने के लिए वो फिर से थोड़ी सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बेच देता है। क्या बात को आप समझ पाए? यानी एमएसएस के बारे में आपको बस ये मुद्दे की दो तीन बातें ध्यान रखनी है। एक्चुअल में ओएमओ जैसा ही है, बस फर्क ये है कि वहां पे आप सेल परचेज दोनों करते हो और यहाँ पर क्या है कि आप सेल परचेज नहीं करते, सिर्फ सेल करते हो। थोड़ी सी और डिटेलिंग भी है, जैसे इसकी लिमिट होती है 6 लाख करोड़ की, इसके लिए अलग से खाता चाहिए होता है, वहां पे खाता नहीं चाहिए होता, बट एसएससी ये सब नहीं पूछता है, तो जबरदस्ती अपने सिर पे क्यों तल लोट डाले। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश फ्लो, मार्केट में जो पैसा घूम रहा है, क्योंकि ओएमओ एक रेगुलराइज चीज है जिसके लिए अलग से कोई खाता वाता नहीं चाहिए, वो एक आपका पीरियोडिक चीज है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल आया है मेरे पास जो मैं समझाता हूँ कि अगर खरीदनी ही थी तो बेची क्यों? एक सवाल है ना, जब खरीदनी ही थी तो बेची क्यों, और बेचनी ही थी तो खरीदी क्यों? मैं समझाता हूँ। क्योंकि आज की स्थिति अलग है और कल की स्थिति अलग है और परसों की स्थिति अलग है और कल की स्थिति अलग थी। आज की स्थिति यह है कि मार्केट में एक्सेस कैश है, तो उस एक्सेस कैश को विड्रॉ कर लिया जाए मार्केट से, जिसके लिए हमें उन्हें फर्जी कागज देने होंगे, जिसे देख के वो खुश होंगे कि अरे भाई इससे तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, मालदीव्स घूमने जाऊंगा। तो आज की इन्फ्लेशन हमने इस ट्रांजेक्शन से कंट्रोल कर ली। अब कल की स्थिति ये होगी कि जब तक वो मार्केट में वापसी जो है पैसा, जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी हट जाएगी और पैसा मार्केट में आ जाएगा, हो सकता है तब इतनी महंगाई ना हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है स्टूडियोज की उस समय महंगाई हो, उस समय भी सरकार कहे कि अरे यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ रही है, ये तो महंगाई और बढ़ जाएगी, तो उसका स्मार्ट मूव क्या करेगी सरकार? एमएसएस के तहत क्या करेगी? और ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है बेच देगी। यानी वो सरकार का काम है, उसमें अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी है। अल्टीमेट गोल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज फर्स्ट फॉर द कंज्यूमर प्रॉफिट मेकिंग, सेकंड फॉर आरबीआई और द गवर्नमेंट मार्केट स्टेबलाइजेशन। आरबीआई ये काम मुनाफे के लिए नहीं करता, मार्केट को शांत रखने के लिए करता है। बदले में आपको उसका हिस्सेदार बनाने के लिए वो क्या करता है? आपको थोड़ा सा मुनाफा दे देता है। आई होप आप समझ गए हैं बात को। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ नहीं बताता हूँ बिकॉज बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स नहीं है, तो कुछ चीजें मैं खुद ही यहाँ पर, जैसे 6 लाख वाली बात बोली या फिर सेपरेट अकाउंट बोली, वो सब चीजें कोई नहीं पूछ रहा, तो जबरदस्ती क्यों आपका सिर में फोड़ू, है ना? तो वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अब ये वाला पोर्शन मैंने आपको पूरा करा दिया है, अब मैं नए तरफ चल रहा हूँ। वो तरफ मेरा है आपका बिल्कुल नहीं, जो जैसे दिशु कह रही थी कि मैं जाऊं या क्या करूं, अब मैं यहाँ से इन्फ्लेशन एज अ टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। फाइनल कॉल आपका है, मैं अपनी तरफ से किसी को भी कभी बांध के नहीं बैठाता। आपका पेपर है तो आप अपने हिसाब से प्लान करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है? जब आपको लगे आना है तो आए, जब आपको लगता है जाना है जाएं। फाइनल जिम्मेदारी भी आपकी है, आपकी तैयारी की, और मुझे सिलेक्शन से मतलब है, उसके लिए आपको जो करना पड़े वो करें, जो मुझसे करवाना है वो मुझे बताएं। 1000 का 900 क्या है? देखो, दो तरीके से ना पैसे कमाए जाते हैं। पहला तरीका है तो एफडी। एग्जाम्पल के तौर पे एफडी जब हम करते हैं तो क्या मैं अपना 1 लाख रुपए वहां पे जमा करता हूँ, जिसके बदले वो कहता है भाई आपको इसके बदले 1,06,500 मिल जाएंगे, हाइपोथेटिकल नंबर से। एक दूसरा तरीका होता है कि मैं 1 लाख रुपए मुझे मिलेंगे आज से 1 साल के बाद, तो क्या मुझे उसके लिए देने पहले कम पड़ेंगे, मान लेते 90,000। ये होता है ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट देना। ये दूसरा केस जो है ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते समय, यानी उस पन्ने पे लिखा है 2 लाख रुपए, लेकिन मिल रही है मुझे 1,90,000 की, तो ये फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मिला। एफडी वगैरह आरडी वगैरह में क्या होता है, फेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, आज हम पूरा पैसा देते हैं, कल पूरे से ज्यादा पैसा लेते हैं। फर्क आप समझ गए दोनों में? इन्फ्लेशन तो लंबा चलेगा, ये पूरा सेशन भी चलेगा, इससे अगला भी चलेगा, इन्फ्लेशन बहुत लंबा टॉपिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेस्टिनी ऑल डिस्काउंट्स आर द सेम बिकॉज इन व्हाट इज डिस्काउंट, लाइक व्हाटएवर इज रिटन यू पे समथिंग लेस फॉर दैट, इट इज डिस्काउंट, तो सब डिस्काउंट सेम, यू कैन कंसीडर इट लाइक ट्रेड डिस्काउंट। चलें भाई आगे, अब आक्रमण करूं मैं दुनिया के सबसे चटपटे टॉपिक पे। बहुत ही आसान टॉपिक है, सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके आसपास इस समय इन्फ्लेशन है, तो समझने में बड़ी आसानी होगी, आसानी से आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है इसमें, मैं समझाता हूँ। इन्फ्लेशन इन शॉर्ट क्या है? इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, महंगाई है। आपके आसपास जो है महंगाई आ गई है तो आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन हो गया है। डिफ्लेशन तो हमने देखा ही नहीं कभी, तो हम क्या ही बताएंगे क्या होता है। इन्फ्लेशन दिखे जा रहा है कई सालों से, कई सालों का मतलब ये नहीं कह रहा कि 5-7 साल से, कई सालों से, मतलब जब से होश संभाला तब से महंगाई हो जा रहा है सब कुछ। चलो पहले एक टेबल बनवा दो, ये टेबल काम की है। टू डिक्रीज इन्फ्लेशन, ये टेबल रट लेना। टू डिक्रीज इन्फ्लेशन, इंक्रीज CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, और साथ में हम कह सकते हैं
ये मास्टर टेबल है, पिछले कुछ भी नहीं समझ आया तो भी इसे याद करके जाओगे तो हो जाएगा काम। सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इससे उल्टा होगा टू इंक्रीज इन्फ्लेशन। आपको पता ही है क्या करना है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से क्या फायदा होगा शीतल, बैंक अट्रैक्ट हो जाएंगे आरबीआई को पैसा देने के लिए, यानी आरबीआई कहेगा लाओ मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मुनाफा दे रहा हूँ, तो वो बैंक क्या करेंगे कि अपने आम जनता को पैसा कम देंगे और बैंक आरबीआई को ज्यादा पैसा देंगे, जिसके चक्कर में मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। बीआर क्या था याद नहीं आ रहा, थोड़ी सी गलत बात है तनु, थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना होगा हमें। दिस इज बैंक रेट, ठीक है, फोकस हमेशा 100% होना चाहिए, कोई बात नहीं, इट इज नॉर्मल, बट फोकस बनाए रखें। चलिए जी आगे। कई लोग ट्रिक बना देते हैं, कभी कभार मुझे भी मजबूरन बनानी होती है, बट मैं वो जनरली क्लासेस में नहीं पढ़ाता हूँ। वो ट्रिक्स ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इंक्रीज कर दो। पेपर में मुझे एक बात बताओ, पेपर में कैसे याद रहेगा कि इन्फ्लेशन करना है या इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो पेपर में क्या होगा, करी कराई मेहनत शून्य हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलग से इसलिए लिखा बिकॉज वी कैन नॉट इंक्रीज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वी कैन ओनली सेल एंड बाय दैट। तो वहां पे इंक्रीज वर्ड में लिखूंगा तो वो ग्रामेटिकली टेक्निकली इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, जब मैं इन्फ्लेशन को समझा दूं इन्फ्लेशन क्या चीज है। सबसे पहले बड़े बेसिक एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं। टू डिक्रीज इन्फ्लेशन करें कि इंक्रीज करेगा, क्या समझा नहीं अविनाश, दोबारा लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको इन्फ्लेशन पढ़ाने वाला हूं। पेपर में ट्रिक्स फेल होती है जी, एडवांस में बता रहा हूँ, ट्रिक्स से पढ़ के मत जाना, कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। इन्फ्लेशन क्या है, देखो, मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट है और अपना स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन है तो कहीं नहीं जाते, हाइपोथेटिकली मानते हैं 11वीं 12वीं क्लास में और आप अपनी ट्यूशन जाते हैं। अब आपने क्या कर रखा है, अपने घर पे खर्ची बांधी हुई है, वो खर्ची आपको मिलती है 10 का नोट रोज। मुझे याद है एक बार मैंने अपने घर पे विथड्रॉ कर लिया था, मुझे पता लगा कि मेरा एक दोस्त है, उसे जो है खर्ची के मिलते हैं रुपए और मुझे मिलते थे 2 रुपए। मतलब मेरे घर पे शुरू से ऐसा ऑफिशियल कोई खर्ची वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, बट अनऑफिशियली हो गया था कि अगर ये मांगेगा तो इसकी जो लिमिट है, अपर लिमिट, वो 2 रुपए है। नहीं, उस जमाने में 2-3 रुपए वाज लाइक मच यार, आपको ऐसे ही लग रहा है 3 रुपए कम, 2 रुपए में काफी कुछ आता था। इट वाज लाइक 8 टॉफीज और 4 टॉफीज और सिंपल चॉकलेट, मतलब काफी चीजें आ जाती थी 2 रुपए में। अपने और क्या ही खर्चे होते थे। तो मान लेते हैं जी आपकी खर्ची 10 रुपए, आपका प्रमोशन कर दिया, अच्छे से जियो, 10 का नोट लो मुझसे रोज खर्ची का, ठीक है। अब 10 के नोट में आपको पता है कि रोज मुझे क्या क्या काम करने हैं। मुझे एक टॉफी खरीदनी है, मान लेते हैं 10 टॉफी खरीदनी है 50 पैसे वाली, और उसके बाद मुझे क्या करनी है, यहाँ पर एक चॉकलेट खरीदनी है। चॉकलेट मैं अपने समवन स्पेशल को दूंगा, मम्मी को, और टॉफी मैं खुद खा लूंगा, अपने दोस्तों में बांट दूंगा, ठीक है। चॉकलेट लेनी है 5 रुपए वाली मम्मी के लिए। इतना यार तुम्हारा दिमाग खराब है, कितनी गलत बात करे, मम्मी ने सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा, है ना। अब तुम अपने में ही हो, चलो खैर कोई बात नहीं, ये तुम्हारा बजट है, बाकी तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। अब आप पहले दिन गए और आपने दुकान वाले को 10 का नोट दिया, आपको पता ही है भैया क्या पैक करना है, कर दो। उसने 10 टॉफियां पैक करी, वो दोस्तों में बांटी, और एक चॉकलेट समवन स्पेशल को दी मम्मी जी को, ठीक है। अब हुआ क्या अब हुआ क्या, अगले दिन आप फिर पहुंचे वहां पे। अब आपने कहा आपको पता ही है क्या पैक करना है, ठीक है जी। अरे मम्मी की आवाज आती है बीच में, कुछ साल बाद पता लगेगा बेटा तुम्हें 10 रुपए फिर से जो है आपके पास है, आप दुकान पे गए, आपने कहा भैया 10 रुपए की अपना सेम साइड पूरा बना दो। उसने कहा भैया बात कुछ ऐसी है कि टॉफियां हो गई है महंगी और टॉफी हो गई है 60 पैसे की, तो क्या अब आप 10 टॉफी लेना पसंद करेंगे। मैंने कहा हाँ ये तो चाहिए। तो उसने कहा कि अब आप चॉकलेट नहीं ले पाओगे, अब चॉकलेट आपको छोटी चॉकलेट मिलेगी, यानी अब आप एक चॉकलेट नहीं ले पाएंगे। अब ये छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, एक और एग्जांपल मैंने उससे पूछा, मैं कभी क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, कह रहा महंगाई आ गई है। अच्छा, मैं कहा चल छोड़, कुछ साल बीते, जीवन आगे बढ़ा, खर्ची बढ़ के 100 रुपए हो चुकी है। अब ट्यूशन जाते हैं जी हम लोग अपनी स्कूटी से, एक्टिवा है हम पे या पेप है, कोई सी भी स्कूटी है। उससे मैंने कहा कि भैया इसमें तेल डाल दो जरा, 100 का नोट का। मैं उन्होंने कहा ठीक है डाल देते हैं। मान लेते हैं उस समय था 20 रुपए लीटर, तो उसने क्या करा, 5 लीटर तेल इसमें डाल दिया। अगले दिन फिर मैं उस पे गया, अगले दिन 25 रुपए लीटर तेल था, उसने 4 लीटर डाल दिया। मैंने कहा यार कम क्यों डाला, कह रहे जल्दी चलो यार, और भीड़ लग गई पीछे। मैं चला गया, स्टूडेंट हूँ यार, स्कूल का कोचिंग जा रहा हूँ, उस समय थोड़ी इतना कॉन्फिडेंस होगा। फिर तीसरे दिन फिर मैं उस पे गया, उसने 50 रुपए लीटर तेल था, अब मैं बड़ी खुंदक में था, उसने 2 लीटर तेल डाला। मैं कहा यार अब तो बताओ, कह रहा देख लो भाई आज भी बहुत भीड़ है, तुम गलत टाइम पे आते हो। मैं कहा चल ठीक है। फिर अगले दिन फिर से गया, 100 रुपए लीटर तेल हो गया था और 1 लीटर तेल डाला। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया, एक महीना बीत गया और मैं रोज जाता हूँ उस पर तेल डलवा के आ जाता हूँ। अब मैं फाइनली गया तो उस समय तेल हो चुका था 10,000 रुपये लीटर। अरे मैं कहा 10,000 रुपये लीटर, तो मैं कहा डालो कोई बात नहीं देखी जाएगी। जो है वो ड्रॉपर लेके खड़ा हुआ था, जैसे आजकल मीम्स बनते हैं वैसे ही मान लो, बच्चे वाला ड्रॉपर होता है 1 ml वाला, वो लेके खड़ा हुआ था। उसने कहा चलो। मैंने कहा भैया क्या हो गया, मसला क्या है, मुझे बताओ, कोई दिक्कत है। कह रहे पीछे भी। मैं कहा कोई बात नहीं छोड़ो,
भाड़ में गई भीड़, मुझे बताओ मसला क्या है यहाँ पे, कैसे कम होता जा रहा है? कह रहा जी महंगाई आ गई है। मैं कहा अच्छा यार ये मसला है, मैं आगे बढ़ गया। अब ये जो दो तीन आपको छोटे छोटे हंसी मजाक के एग्जांपल दिए, इसके पीछे जो छुपी हुई बात है वो मैं आपको समझाता हूँ। इन्फ्लेशन दैट इज महंगाई, मुद्रास्फीति जिसे आप कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसमें सभी चीजों का दाम एक साथ बढ़ता रहता है। द जनरल प्राइस राइज, द जनरल प्राइस राइज जो है यही आपका क्या है, इन्फ्लेशन है। अगर कोई एक चीज महंगी होती है, जैसे कि प्याज महंगे हो गए 20 रुपए से 200 रुपए किलो हो गए, तो क्या ये इन्फ्लेशन है? नो। अगर कोई 5 चीजें मार्केट की महंगी हो जाती है, जिसके अंदर मान लेते हैं नींबू आ गए, मिर्चें आ गई और दो चार चीजें आ गई, तो ये महंगाई नहीं है। जनरली जब सब कुछ एक साथ महंगा हो जाता है उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। यानी प्राइस राइज होगा, 1 2 4 8 10 सामानों में नहीं होगा, ये होगा सभी में एक साथ। ठीक है, यहां तक आप बात समझ पाए? कंफर्म करें। बट होता क्या है, सोसाइटी में, इकोनॉमी में चीजें इंटरडिपेंडेंट होती है। एग्जांपल के तौर पे आपके हिसाब से पेट्रोल अगर महंगा हो गया 10% और डीजल अगर महंगा हो गया 10%, तो आपके हिसाब से इकोनॉमी के लिए ज्यादा बुरी कंडीशन क्या है? एक और लिख लो, चलो इन्हीं में से बताओ ज्यादा बुरा क्या है, पेट्रोल 10% महंगा होना है, डीजल 10% महंगा होना? डीजल, पेट्रोल नहीं। पता है क्यों? क्योंकि डीजल से ही देश चलता है, पेट्रोल से नहीं। डीजल जो, पेट्रोल जो डाला जाता है मेनली छोटी गाड़ियों में या मीडियम साइज गाड़ियों में डाला जाता है, बाइक्स में डाला जाता है, स्कूटीज में डाला जाता है। बट डीजल से चलता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हमारा, जितने भी ट्रक्स है सब में डीजल डलता है ना? और जितने भी बड़े बसेस हैं या तो उनमें सीएनजी वगैरह है या फिर आपका क्या है, डीजल डलता है। यानी अगर डीजल महंगा होगा तो सामान महंगा हो जाएगा। पेट्रोल महंगा होगा तो सिर्फ आना जाना महंगा होगा, बट डीजल महंगा होने से सामान के दाम बढ़ जाएंगे, जो कि इस समय स्थिति भी है। और पेट्रोल भी, ऑब्वियसली पेट्रोल महंगा होना कोई अच्छी बात नहीं है, बट तो फिर न्यूज में पेट्रोल के नाम पे ज्यादा डिस्कशन क्यों होता है? न्यूज में तो खैर नहीं होता, मतलब इन जनरल लाइफ में क्यों ज्यादा डिस्कशन होता है, बताओ? क्योंकि पेट्रोल आम आदमी जाकर ज्यादा डलवाता है। बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग, क्योंकि वो कॉमन इंसान को उस पर ज्यादा उसका ध्यान जाता है। बिकॉज जनरली बाइक स्कूटर वाला जो इंसान है वो जाता है तो पेट्रोल डलवाता है, एक ये रीजन है। दूसरा, पेट्रोल का जो प्राइस है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीजल जनरली। आजकल ऐसा शायद नहीं बचा। पहले क्या होता था, पेट्रोल 80 रुपए है, डीजल 55 रुपए है। तो अब तो खैर काफी पास आ गए हैं दोनों। तो पहले होता था जो ऊपर है वो ऑलरेडी ऊपर है, और वो और ऊपर होगा तो ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का, तो इस वजह से पेट्रोल की ज्यादा बात करी जाती थी। ठीक, यहाँ तक आप बात को समझ पाए थोड़ा थोड़ा? जी हाँ, अब तो लमसम सेम प्राइस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पेट्रोल गाड़ी लेनी है डीजल, अब आप बिंदास होकर गाड़ी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, महंगाई डिक्रीज होगी नहीं होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ एक निंजा टेक्निक कि आप अपनी कमाई महंगाई से तेजी से कैसे बढ़ा सकते हो। वो निंजा टेक्निक है नौकरी। आपको क्या लगा कोई शेयर मार्केट के नुस्खे बताऊंगा? जल्दी से जल्दी नौकरी पकड़ो और बस जिंदगी सफल हो जाएगी, बस और क्या है। ठीक है, सैलरी इंक्रीज करनी होगी, बिल्कुल। देखिए, आप 70-80 हजार रुपए आपकी तनख्वाह होगी दिल्ली में, अगर आप 46 हो गए तो 80 हजार तनख्वाह है। अगर आप बाहर से भी आए तो बढ़िया मकान भी लोगे तो 20 हजार रुपए का होगा, है ना? 10 हजार रुपए आने जाने पे लगा दिए, 30 हजार खत्म हुए, 50 हजार रुपए खाए नहीं खत्म होंगे। अभी आपको लग रहा है दिल्ली बहुत महंगी, दिल्ली इतनी महंगी नहीं है। जो दिल्ली की है, उनके 20 हजार भी बचे। मैं तो इन जनरल बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे लगाई जाती है। यानी वंस यू गेट अ जॉब, आपको जरूर थोड़ा बहुत फील होगा बट डर नहीं लगेगा। यू विल फील द इन्फ्लेशन बट यू वोंट फियर इट। क्या यहाँ तक आप बात को समझ पाए दोस्तों? इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गए हैं? इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अभी काफी कुछ और है जो मैं आपको इसमें लिखवाने वाला हूँ। नहीं, दिल्ली में भी मिलती है। देखिए, मुझे बताओ जो परचेजिंग पावर है इस नोट की, ये कई सालों से धीरे धीरे कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? परचेजिंग पावर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परचेजिंग पावर? यानी इस नोट के बदले मुझे क्या मिलता है, वो कम होता जा रहा है या घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है? कम होती जा रही है। वैल्यू ऑफ मनी कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है? वैल्यू ऑफ मनी। स्किप जरूर करना ना पता हो तो, क्योंकि स्किप करोगे तो मुझे दिखेगा आपको नहीं पता। कांस्टेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने गेस करा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रियल सेविंग्स? इन विच डायरेक्शन इज इट गोइंग? रियल सेविंग्स किस डायरेक्शन में जा रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, मैं एक एक करके आपको लिखवाता हूँ। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ, पहले तो डेफिनेशन लिख देता हूँ सरकारी, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस राइज ऑफ commodities over टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर सर्टेन टाइम, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ओवर टाइम इसलिए लिखा गया है कि ओवर अ सर्टेन
ओवर पीरियड ऑफ टाइम कर दो इसे, जिससे आपको ये समझ आए कि एक दिन के लिए महंगा होकर फिर सस्ता हो गया तो इन्फ्लेशन नहीं है। जैसे कुछ समय पहले सुना था नींबू बहुत महंगे हो गए हैं और वो फिर से न्यूज खत्म हो गई है, तो वो इन्फ्लेशन नहीं था, वो कुछ सडन प्राइस हाइक था डिमांड सप्लाई चेन की टूटने की वजह से, वो अपने आप बाद में ठीक हो गया। अब मैं आपको अगले पेज पे लिखवाता हूँ इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रियल लाइफ या ऑन लाइफ। इन्फ्लेशन 200 रुपये किलो बहुत महंगे हैं। वैसे 1 किलो नींबू कौन ही मतलब क्या ही करता होगा कोई 1 किलो नींबू का। मैं तो यार 2 नींबू 4 नींबू 6 नींबू ऐसा अचार, अरे यार शौकीन लोग भी हैं इसका मतलब यहाँ पे। बहुत बढ़िया। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ अचार है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाई है, मैंने नहीं सोचा था। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले परचेजिंग पावर का क्या होगा? परचेजिंग पावर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पहले ये नोट जो है ना दुनिया खरीद लेता था, अब ये जो है ना कुछ नहीं, धनिया नहीं खरीद पा रहा। ये डायलॉग थोड़ा ज्यादा हो गया बट क्या जाता है यार, अपना अपनी क्लास में मार सकते हैं ना डायलॉग, क्या दिक्कत की बात है? आज से 5-7 साल बाद क्या पता है ऐसे डायलॉग मार दो। यानी परचेजिंग पावर जो है ये डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दिस नोट अर्लियर कुड बाय से 5 लीटर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल बट नाउ इट इज नॉट एबल टू बाय इवन 3। पहले जो है ये जो है आपका 5 लीटर तेल खरीद लेता था जाके, अब जो है ये 3 लीटर नहीं खरीद पा रहा, 200 रुपये लीटर हो रहा है वेजिटेबल ऑयल। ठीक है। दूसरे नंबर पे वैल्यू ऑफ मनी, इट ऑल्सो डिक्रीजेस ना। वाई? सेम बात है, परचेजिंग पावर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मनी। तो दो दो क्यों लिखे? बिकॉज पेपर में दोनों में से कोई सा एक देगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सही बात है। तीसरे नंबर पे जो है, क्या पता तब तक ये नोट बंद हो जाए, लोग कहें अरे सर ने प्राचीन काल का नोट कोई दिखाया था क्लास में, पता नहीं कौन सा नोट था, तो हमने देखा ही नहीं कहीं। तीसरे नंबर पे जो है आता है रियल सेविंग्स। रियल सेविंग्स की बात करते हैं। रियल सेविंग या सेविंग जो होती है दैट इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, राइट? एक्सपेंसेस कर दो इसे, सेविंग्स। दिस ऑल्सो डिक्रीजेस। रीजन अगले पेज पे समझाऊंगा, इस पेज को अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। चलो इसका रीजन आपको मैं भी समझा देता हूँ। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? तीनों बातें समझ गए? प्राइस राइज होने पे ये तीनों चीजों की वैल्यू घट जाती है। अब एग्जांपल समझो रियल सेविंग के। मान लेते हैं जी आपकी जो तनख्वाह है वो 70,000 रुपए, 70,000 को सिंप्लीफाई करके मैं आपकी तनख्वाह 100 रुपए कर देता हूँ, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सब बस हाइपोथेटिकल नंबर है। ठीक है। ये है आपके इनकम, ये है आपके एक्सपेंडिचर, ये है आपकी सेविंग्स। आपने अपना हिसाब लगाया था, आप 100 रुपए कमाते हैं, 100 रुपए में से आपके घर का खर्चा मान लेते हैं 60 रुपए है और आप 40 रुपए जो है सेव करते हैं। ठीक है, सब बढ़िया। अब आपने क्या करा, आपने बाजार में देखा बहुत महंगाई आ रही है, आप अपने एम्प्लॉयर पे गए, आपने कहा अरे सर जी कुछ करो बहुत महंगाई आ रही है। उसने कहा आना आना अगले साल आना। यानी आपकी तनख्वाह अभी भी 100 ही रुपए बची है, लेकिन महंगाई आ चुकी है, 5 रुपए महंगाई बढ़ चुकी है, तो क्या आपकी सेविंग घटेगी? इसी तरीके अभी भी आपकी तनख्वाह 100 रुपए है, महंगाई आ चुकी है और आपकी सेव और घट जाएगी। यानी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इज लीडिंग टू डिक्रीज इन सेविंग्स, एज सिंपल एज दैट। इन फैक्ट इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सैलरी is less than the rate of growth of inflation or the rate of inflation, you will feel decrease in savings। वो ये कहानी जो मैंने आपको क्लास में समझाई थी डिस सेविंग वाली, जब आपकी इनकम कम होती है और आपके जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होते हैं तो आप पुरानी सेविंग्स को निकालते हैं और उसे खर्च करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। जनरली घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है तो यही होता है कि जो आपने सेविंग कर रखी है आप उसे निकाल के लाते हैं और वो अचानक गायब हो जाते, 2 दिन बाद वो पैसे भी नहीं होते जिन पे लगाए, वो भी नहीं होते, फिर मन उदास हो जाता है ना। मैं उम्मीद करता हूँ रियल सेविंग वाला पॉइंट आप अच्छे से समझ चुके होंगे। हाँ, लॉकडाउन में पूरे देश के साथ ही हुआ था ये, सभी की तनख्वाहें बंद हो चुकी थी। अब तुम मुझे इस नज़र से मत देखो, फोकस कर लो अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इसकी बात करते हैं। इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है? लाइक इफ आई हाइपोथेटिकली से द इन्फ्लेशन ऑफ कंट्री 0%, इज इट गुड और बैड? व्हाई बैड? समझाओ मुझे, व्हाई 0% इन्फ्लेशन इज बैड? सभी अमीर? नो नो नो, इन्फ्लेशन से इसका क्या ग्रोथ नहीं होगा? अरे नहीं भाई, तुम इन्फ्लेशन को, सबके पास पैसा होगा, क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? अरे 0% इन्फ्लेशन का मतलब है आज भी आप मतलब सेम है, सब 0% इन्फ्लेशन का मतलब है कि महंगाई नहीं आ रही है देश में। तो इस 0% इन्फ्लेशन को मान के बैठे हैं कि सबके पास बराबर पैसा हो गया, ऐसा कौन कह रहा है? मेरे पास 1 करोड़ है, तुम्हारे पास 2 करोड़ है, अब मेरा बताओगे तो मैं तुम्हारा बता दूंगा, साफ सी बात है। ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ है, तुम्हारे पास 2 करोड़ है, महंगाई आई ही नहीं, आज से 1 साल बाद भी 1 करोड़ 2 करोड़ ही रहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ही खत्म हो चुका। लाइक यू वांट इन्वेस्ट,
you won't do business, you won't do anything, यानी the flow of economy will stop। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, मैं उसे बैंक में क्यों जमा करूंगा, क्योंकि मुझे उसके ऊपर ब्याज चाहिए। मान लेते हैं मेरे पास 1 करोड़ है, मैं उसकी एफडी करके आऊंगा और मुझे पता लगेगा कि हाँ 50,000 रुपए महीने की मेरी इनकम बन गई। कैसे बन गई? 6% मुझे ब्याज मिलना था साल का, यानी 6 लाख रुपए मिलना था। अगर एक साल में 6 लाख रुपए मिलते तो 50,000 रुपए महीना मेरा आना शुरू हो गया, मेरा घर बारों बार चल गया, मुझे कुछ करना नहीं करना वो एक अलग बात, समझ गए? यानी ब्याज से ही मेरा घर चलने लग गया। ये तो है उस केस में जब मुझे एफडी से कुछ ब्याज मिलता है, बट अगर इन्फ्लेशन ही नहीं है तो क्या वो री इन्वेस्ट कहीं बैंक कर पाएगा? कहीं भी नहीं कर पाएगा। तो 0% इन्फ्लेशन इज नॉट गुड, it is bad for the economy because economy stops, but is 20% inflation good? क्या 20% इन्फ्लेशन अच्छा है, यानी आज 100 की चीज कल 120 की हो गई? नो। तो इन्फ्लेशन की एक स्वीट ब्रैकेट होती है, एक अच्छी ब्रैकेट होती है, एक परफेक्ट ब्रैकेट होती है, जिसके बीच में अगर इन्फ्लेशन रहता है जनरली वो 2 से 4% होता है। ऐसा फिक्स कुछ लिखित तौर पे नहीं है, जनरली 2 to 4% रखने की कोशिश करता है आरबीआई, बेसिकली 4% प्लस माइनस 2%। जिसके बीच में इन्फ्लेशन है तो सब कुछ अच्छा रहता है। अब अगर इन्फ्लेशन 0 से 3% के बीच में है तो उसे बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये है 0% to 3%। These values are just for understanding, these are examples। It can be 0 to 2.9%, it can be 0 to 3.5%। ये किसी किताब में लिखा नहीं है कि इतना ही है, हर किताब अपना अपना बताती है। This is just for understanding, यानी जो इन्फ्लेशन वो रेंग रहा है धीरे धीरे। अगर आप इससे ऊपर की तरफ जाओगे तो उसे हम बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ये होता है 3% to 10%, ये भी कुछ फिक्स नहीं है। इससे ऊपर जाओगे तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हॉर्स गैलप्स, यानी दौड़ रहा है इन्फ्लेशन, इसे हम रनिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रनिंग भी कह देते हैं इसे, और इसे हम ट्रॉटिंग भी कह देते हैं, यानी घुटनों के बल हल्का हल्का वो सरकने की कोशिश कर रहा है। उससे ऊपर आप जाओगे तो ये हो जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, यहाँ पे 10 से 20% और यहाँ पे मोर देन 20%। हाइपर इन्फ्लेशन सबसे खतरनाक सिचुएशन है, जिसके बाद द इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट बाउंड टू बी डूम्ड, वो खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगा सब कुछ। अभी हम कहाँ हैं? ये तो क्या कहें, अभी हम वॉकिंग इन्फ्लेशन में ही हैं। वॉकिंग के अलावा ट्रॉटिंग, TROTTING। देखिए छोटा जो बच्चा होता है, उसेन बोल्ट की बात कर लेते हैं। उसेन बोल्ट एक जमाना था जब छोटा बच्चा होगा वो, तो क्या वो पैदा होते ही भागने लग गया होगा? नहीं, पहले वो बहुत टाइम तो ऐसे पड़ा रहा होगा, जब छोटे बच्चे पड़े रहते हैं, हिल ही नहीं पा रहा होगा सही से, फिर थोड़ा बहुत हिलना शुरू हुआ होगा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा घुटनों के बल रेंगा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू हुआ होगा, फिर धीरे धीरे भागने लगा होगा, फिर थोड़ा तेज भागने लगा होगा, फिर और तेज करते करते जो है उसने रास्ते में मोटरसाइकिलें जाती हुई देखी होंगी, उसने कहा बहुत तेज चल रही है, मैं इससे भी तेज भागूंगा। सही हो, उसने एरोप्लेन नहीं देखे थे उसने, यानी वो धीरे धीरे बहुत तेज भागने लगेगा और उसके बाद जो है दुनिया का सबसे तेज भागने वाला इंसान बन जाएगा। इट इज द सेम विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी ऐसे ही काम करती है कि पहले धीरे होती है, तेज तेज, ये इसकी स्टेजेस है, जैसे वो स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ हुसैन बोल्ट थी, उसी तरीके जो है ये स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन है। क्या बात को आप समझ पाए? आज मैं आपको इन्फ्लेशन की थ्योरी मेनली बता रहा हूँ, कल मैं कुछ और डेटा इससे एसोसिएटेड आपको लिखूंगा। दीज आर द स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, पहला है जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होती है जब डिमांड जो है कौन सी स्टेज बेस्ट है? जनरली वॉकिंग इन्फ्लेशन का जो फर्स्ट हाफ है वो बेस्ट रहता है, यानी परसेंटेज वाइज इफ वी आर अराउंड 4% वो बेस्ट माना जाता है। स्टेज वाइज कोई भी बेस्ट नहीं है, बिकॉज इसका भी 9% बुरा है, और अगर आप फिर भी चारों में से देखो तो सबसे बढ़िया यही है, क्योंकि बाकी तो और ही खतरनाक है। इसका आखिरी हिस्सा और इसका शुरुआती हिस्सा जो है अच्छा टाइम, मतलब अच्छे दिन माने जाते हैं। आगे चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी when demand is greater than the supply, then this is known as demand pull inflation। बाकी आपको पता है कि to control demand pull inflation, to control increase CRR, SLR, RR, VR, RR। अच्छा, न्यूज में ये सब भी आता है? नहीं, देखिए पहला जो वो कंपैरिजन आप देख रहे हैं, शायद आप मिस्टर शशि थरूर जी के ट्वीट की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट ईयर ऑन ईयर, दैट इज अ गैप ऑफ 8 years।
अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो जो मतलब बात करनी चाहिए, व्हाई नॉट, इफ यू नॉट टॉकिंग देन इट इज रॉन्ग। तो वो कंपैरिजन जो है वो 8 सालों का गैप है, और इन्फ्लेशन 8 साल के गैप पे नहीं नापा जाता है। इन्फ्लेशन मंथली नाप सकते हैं, क्वार्टरली नाप सकते हैं, ईयरली नाप सकते हैं, इन्फ्लेशन इस तरीके नापा जाता है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं, मंथ ऑन मंथ देख सकते हैं। नहीं, मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, मैं सारी गेम्स लेफ्ट हैंड से खेलता हूँ और लिखता मैं राइट हैंड से। आप टेबल टेनिस कभी मेरे साथ खेलेंगे तो मैं लेफ्ट हैंड से खेलूंगा आपके साथ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको समझ आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहले मैं दोनों हाथों से लिख सकता था थोड़ा थोड़ा, बट धीरे धीरे क्योंकि एक ही हाथ से लिखना होता है तो फिर मैं राइट से ही लिखना चालू हो गया। बोर्ड पे मैं मतलब दूसरे हाथ से भी थोड़ा थोड़ा लिख लिया, नॉट एट द सेम टाइम। वो जो वायरस वाला कॉन्सेप्ट है वो गलत दिखाया गया, बिकॉज यू कैन राइट विद बोथ हैंड्स बट नॉट डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज यू कैन थिंक ओनली वन थिंग एट अ टाइम। लाइक यू कैन थिंक अबाउट ओनली से कॉस्ट पे ही पढ़ सकते हो, कॉस्ट और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ नहीं सोच सकते। बाकी भैया वायरस है तो वायरस का तो खैर क्या ही कहना है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है जी। ये क्या है, अब सोचो मार्केट में महंगाई आई ही नहीं, मार्केट में महंगाई आई ही नहीं तो भी या मान लो मार्केट में डिमांड नहीं आई, महंगाई वर्ड को छोड़ो, डिमांड नहीं आई तो भी क्या महंगाई आ सकती है? कैसे आ सकती है बताओ? इस समय एग्जांपल दे रहा हूं बस। अच्छा, कीप दिस इन माइंड, आई एम एन एजुकेटर, आई ट्राई टू एजुकेट यू, यू आर स्टूडेंट्स, so we are not political people, right? So whenever I say something, even if it is related to politics or the country or some other people, it is just for educational point of view, okay? It is not for say some political party or some government this and that, it is just for your educational purpose. अगर आज एलपीजी का सिलेंडर महंगा हुआ है कुछ दिन पहले, तो क्या वो डिमांड की वजह से महंगा हुआ है? नहीं। क्या वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है, यानी उसकी कॉस्ट जो है महंगी आ गई? एग्जांपल के तौर पे मैं अमेरिका से कोई रॉ मटेरियल मंगवाता था या मैं चाइना से कोई सामान मंगवाता था, अब चाइना ने क्या करा, उस सामान को मुझे महंगा भेजना शुरू कर दिया, तो क्या वो डिमांड की वजह से महंगा हुआ? नो, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई। यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो आता है जब इंक्रीज इन दी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, यानी इसका डिमांड से मतलब नहीं है, सप्लाई से मतलब नहीं है, इसका वो है जब इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक अपनी फैक्ट्री का एग्जांपल ले देता हूँ। मान लेते हैं एक मेरी फैक्ट्री है स्पून की, चम्मच बनते हैं वहाँ पे, चम्मच कांटे ये दुनिया भर की चीजें बनती है, चम्मच मान लिए जी मैंने। अभी जो है एक चम्मच मैं बनाता हूँ, आराम आराम से समझता हूँ, एक चम्मच बनाता हूँ। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा बनाने के लिए? जो सिंगल चम्मच है उसके लिए एक मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, एक लेबर चाहिए होगी, एक टैक्स देना होगा सरकार को, एक अपना प्रॉफिट भी रखूंगा टाइम पास के लिए तो जाता नहीं हूँ वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी मेरी फाइनल कॉस्ट, कॉस्ट टू कंज्यूमर। अब सोचो, अभी के लिए इनिशियल स्टेज में मेरे को जो रॉ मटेरियल थे वो 10 रुपए के लगते थे, लेबर भाई जो है वो 2 रुपए लेते थे, 2 रुपए सरकार भी ले लेती थी, 1 रुपए मैं भी रख लेता था, तो चम्मच कितने का पड़ता होगा मुझे? वो चम्मच पड़ता होगा जी 15 रुपए का। यानी आपको 15 रुपए का मैं दे देता हूँ, तो बदले में आपको थोड़ा सा छूट बोल देता हूँ कि अरे भैया रेट टू रेट दे रहा हूँ और मैं तो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, किसका विश्वास दिलाऊं तुम्हें, सारी बातें बोल देता हूँ। बिजनेस मैन तो इतना तो झूठ बोलूंगा ही, इतने का तो पड़ा है ना, वो सब कह के मैं आपको इसे बेच देता हूँ। अब ये एक केस हो गया। अब हुआ क्या, अचानक मैं रॉ मटेरियल मान लेते हैं मंगवाता था दिल्ली से, मुरादाबाद में मेरी फैक्ट्री है यूपी में, दिल्ली से मंगवाता था। दिल्ली में 10 फैक्ट्री थी रॉ मटेरियल की, उसमें से 4 बंद हो गई किसी वजह से, मान लेते हैं उनका जो है पॉल्यूशन था, ये था वो था, किसी वजह से 4 बंद हो गए। तो जो बची हुई 6 है, क्या वो महंगा सामान बेचेंगे? बिकॉज उनकी फैक्ट्री में डिमांड सप्लाई का जो सिचुएशन है बदल गया। बट मेरे लिए तो बस मुझे एक ही बात पता है कि मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो गया, मान लेते हैं रॉ मटेरियल 15 का हो गया, लेबर भाई ने बिल्कुल परेशान नहीं करा, टैक्स ने भी परेशान नहीं करा, प्रॉफिट भी सेम रखा, लेकिन इसकी वजह से क्या ही चम्मच 22 का हो गया। ऐसे ही और केसेस को पलट के देखो, यहाँ 10 ही है, लेबर भाई ने कहा नहीं सर जी हमें तो पैसा बढ़ा के दो, हमारी बिटिया की शादी है या हमें मोटरसाइकिल खरीदनी है, या ऐसा कुछ भी बहाना मारा और पैसे बढ़वा लिए, तो देने पड़ेंगे, उसमें क्या। या उनके लिए भी महंगाई आ चुकी है, उनका आना जाना मुश्किल हो गया है, और सब सेम चला तो यहाँ पर कितने का पड़ेगा जी? 18 रुपए का पड़ेगा। इस तरीके ये 10 है, लेबर ने परेशान नहीं करा, सरकार ने कहा 22 का कैसे देख लेते हैं, हाँ 20 का होगा, ठीक है। ठीक है। अब मान लेते हैं लेबर रॉ मटेरियल सब सेम है, सरकार ने कहा कि ध्यान से सुनो, 12% की जगह 18% टैक्स लगेगा, तो क्या सीधा ही टैक्स का अमाउंट 1.5 गुना हो गया? यानी अभी के लिए क्या चलता है, जो रॉ मटेरियल होता है उस पे जो है मैं 18% टैक्स देता हूँ, और जो फाइनल गुड्स होते हैं उसमें मैं 12% देता हूँ। दिस इज द ट्रूथ। एक्चुअली ऐसे होता है कि अगर मैं कोई शीट खरीदता हूँ तो उस पर 18% देता हूँ, और जब मैं बेचता हूँ तो उस पर 12% देता हूँ, क्योंकि वो फिनिश गुड होगा। तो वो जो डिफरेंस है वो मैं पता है कैसे गेन करता हूँ, क्योंकि मैं खरीदता सस्ता हूँ, महंगा बेचना महंगा हूँ। तो जब मैं खरीदता हूँ, मान लेते हैं 100 रुपए की शीट खरीदता हूँ, तो उसका 18% 18 रुपए होता है। जब मैं बेचता हूँ तो उसे 150 या 200 का बेचूंगा, तो 200 में 12% 24 होगा, समझ गए?
ये उन्हें बता रहा हूँ जो थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि परसेंटेज कम होने का ये मतलब नहीं कि मेरा टैक्स फंस गया, मुझे अमाउंट को बैलेंस करना होता है। तो खैर टैक्स बढ़ गया, 3 रुपए हो गया, प्रॉफिट एक ही है। अब ये चम्मच कितने का हो गया जी? ये 16 रुपए का हो गया। इसी तरीके से सबसे में रॉ मटेरियल, लेबर, टैक्स, मुनाफा ज्यादा कमाने का मन हो रहा है बड़ा आज सुबह से। 18 रुपए का हो गया। यानी जितने भी रीजंस हैं उन सभी जितने भी सिचुएशंस हैं उन सभी में क्या हुआ है कि हमने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करा है। बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट कहने को तो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करती, बट प्रोडक्शन में प्रॉफिट भी काउंट होता है। तो ये सब जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। यानी अगर टैक्सेस, प्रॉफिट, वेजेस, लेबर, रॉ मटेरियल, इनमें से कुछ भी महंगा होता है तो वो जो है मेरा कौन सा होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। क्या बात को आप समझ पाए ईमानदारी से? यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ रही, तबीयत भी आपकी ठीक है? अभी मैं इसमें कई सारी चीजें आपको और भी पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपका जो है वो क्वेश्चन अभी हम इसमें पढ़ेंगे कि डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइंफ्लेशन क्या होता है। ये जितनी चीजें हैं ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहले मुझे बताएं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया है या नहीं आया? इतना कम प्रॉफिट तो क्या ही फायदा बिजनेस का। मुझे बताएं प्रॉफिट परसेंटेज क्या है तब? 14 रुपए लगा के 4 रुपए मिल रहे हैं, बताएं प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? इसका मतलब 7 रुपए लगा के 2 रुपए मिल रहे हैं। क्लास अभी चलेगी 15 मिनट और। मतलब घबराया ना करें, जब मैं किसी का नाम लेके कुछ कहता हूँ तो दिस डज नॉट मीन कि मैं आपको डांट या सुना रहा हूँ, मैं आपसे बस डिस्कशन कर रहा हूँ। हाँ, स्टील का बिजनेस है अनमोल, आप सही कह रहे हैं। मेरा फैमिली बिजनेस वही है। तो 1/7%। अरे भाई ध्यान से सोचो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो 14 रुपए लगा के 4 रुपए कमा लेता हूँ, तो क्या मेरा मुनाफा इतना है? दिस प्रॉफिट परसेंटेज इज वेरी 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 हाई। इतना प्रॉफिट अगर मिल जाए ना किसी बिजनेसमैन को, धुम्मा उठा दे वो। सच बता रहा हूँ मैं। प्रॉफिट परसेंटेज रेंजेस फ्रॉम 5 to 10% एट मैक्स। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो कि क्वांटिटी पे खेलते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत हुआ तो 10%, बहुत हुआ। हाँ, रिटेलर इतना रखता है, वो भी ऐसा रिटेलर जो कि मतलब ऐसी जगह पे है जहाँ पे कुछ मोनोपोली टाइप उसकी है। अदरवाइज क्या है कि मार्जिन बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 170 की चीज बनाओ, 180 का बेच दो, 10 रुपए रखो। बट जीत पता है कहाँ पे है? जीत यहाँ पर है कि 170 की चीज में 10 रुपए कमा रहे हो, तो ऐसी बनाओ ही आप 1 लाख चीजें या 10,000 चीजें, तो आपके अपने आप यहाँ पे 4 जीरो जुड़ जाएंगे और आपके 1 लाख रुपए हो जाएंगे। समझे? देखिए थोड़ा पता होना चाहिए आपको कैसे बिजनेसेस चलते हैं। बिजनेसेस जो चलते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज रख के नहीं चलते। कम लोगों से ज्यादा कमाकर दुकान बंद हो जाएगी, ज्यादा लोगों से कम कमाकर दुकान आगे बढ़ेगी। समझ रहे हो? ये मतलब कोई डायलॉग बाजी नहीं है, मैंने अभी हाथों हाथ ही सोचा है, बट यही सच है। ज्यादा लोगों से थोड़ा 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 कमाओगे तो लोग भी आते रहेंगे, आपका घर भी चलता रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? चलो, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पूरा आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको डिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जी हाँ, सप्लाई ज्यादा करने से जीत होगी। आपको क्या लगता है जो अमूल वगैरह है, ये जो मिल्क के पैकेट्स आते हैं, ये कितना मार्जिन रखते हैं? बहुत ही कम मार्जिन होता है इनका, 1 2 3 रुपए का मार्जिन होगा। बट क्योंकि इनकी सप्लाई लाखों केजी, लाखों लीटर डेली की है, तो वहां पे इनकी जीत आती है। डिफ्लेशन की बात करते हैं। इसी वजह से तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जीते हैं। इसी वजह से तो जो लोकल दुकानें हैं उनका नुकसान हुआ, बिकॉज लोकल दुकान वाले को तो हाँ, 1.5 रुपए का, 1 रुपए का आप कह रहे हैं, ये 1 रुपए 1.5 रुपए तो वो बताते हैं ना दूध वाले भैया कि 50 पैसे का मार्जिन है। मैं अमूल की बात कर रहा हूँ, वो जो कंपनी है उसकी। बाकी हो सकता है वो डेटा भी आपके पास हो। डिफ्लेशन जो है ये है इन्फ्लेशन का उल्टा, यानी फॉलिंग प्राइसेस। क्या फॉलिंग प्राइसेस एक अच्छी बात है? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 रुपए हाँ बहुत कम हो गया, इट्स लाइक 5% और इवन लेस। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो? फॉलिंग प्राइस भी अच्छी बात नहीं है, राइजिंग प्राइसेस भी अच्छी बात नहीं है। नहीं सर, राइजिंग प्राइसेस अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से, यानी हल्का 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 ग्रो करे मार्केट तो वो सही है। ज्यादा राइज नुकसानदायक है, फॉलिंग तो डेफिनेटली नुकसानदायक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ डिफ्लेशन इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन? अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, जिसके अंदर फॉलिंग प्राइसेस होंगे। तो क्या डिफ्लेशन के अंदर मैं कह सकता हूँ कि परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी? इसे डिटेल में हम आने वाली क्लास में समझेंगे। अभी के लिए मैं 2 4 बातें और करके आपको फ्री कर दूंगा। परचेजिंग पावर इंक्रीजेस बिकॉज माय नोट विल हैव मोर पावर नाउ। बिल्कुल भी हूँ। और इसके बाद मैं कह सकता हूँ वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, रियल सेविंग्स इंक्रीजेस। रियल सेविंग कैसे इंक्रीज होगी भाई फॉलिंग प्राइसेस से? मेरे 100 रुपए ही तनख्वाह है, 60 रुपया खर्चा था, 40 जोड़ता था। अब तनख्वाह 100 ही रुपए है और खर्चा 55 का है, तो मेरा पैसा जुड़ेगा। ऐसा एक बढ़िया केस होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, ये थोड़ा रिस्की होता है बट ऐसा होता है। वो ये है कि आज 100 रुपए मेरी तनख्वाह है,
₹60 खर्चा, ₹40 मेरी जो है सेविंग्स है। इन्फ्लेशन के बाद जब डिफ्लेशन आता है तो उसमें कई लोग बहुत बढ़िया से जीतते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर महंगाई आ गई, यहाँ पे ₹10 का खर्चा बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, अपने मालिक के ऊपर प्रेशर डाल के अपने भी ₹10 बढ़वाएगा, क्योंकि भाई महंगाई है, मैं तो नहीं आऊंगा कल से काम पे, ये वो, भाई बहुत ही दिक्कत हो रही है, मेरे को तो घर चलाने के पैसे नहीं, वो तो लोगों से उधार लेने पड़ रहे हैं। ये नहीं बताएगा कि 40 जोड़ता हूँ। काम तो ऐसे ही होता है ना, ठीक है। अब हुआ क्या, ये आ गई, ये इन्फ्लेशन वाली स्थिति थी। इस समय इन्फ्लेशन था मार्केट में बहुत ज्यादा, बचाना किसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डिफ्लेशन आ गया, यानी सामान फिर से सस्ता हो गया, मान लेते ₹50 का हो गया। तो क्या आपको लगता है कोई यहाँ पर ऐसा गाय इंसान होगा या सीधा इंसान होगा जो कि अपनी तनख्वाह का, नहीं सर जी ₹20 सस्ता हो गया है, ₹90 कर दो, 90 छोड़ो, वो 109 नहीं कराएगा। वो कहेगा जी मैं घर जा रहा हूँ, जब बुलाना हो तो बता देना, तब तक ये तोहफा मैंने खुद को दिया छुट्टी का, और जब बुलाओगे तो ये ध्यान रखना कि हफ्ते बाद बुलाओगे तो हफ्ते की तनख्वाह लूंगा, वो बाइक पे बैठ के आऊंगा आपके पीछे, धमकी देके जाएगा ऐसे। तो क्या होगा, मालिक उसे नहीं हटा पाएगा, बिकॉज पता है कि एक इंसान ऐसा है जो सबसे कामयाब है, ठीक है जी। तो ये जो इन्फ्लेशन के बाद डिफ्लेशन आता है, इसमें कई लोगों की रियल सेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज अगर वो इन्फ्लेशन में अपनी सैलरी ग्रोथ भी मेंटेन करते हैं तो डिफ्लेशन में डबल फायदा होता है। एक तो सैलरी ग्रो कर चुकी है, दूसरा एक्सपेंसेस कम हो चुके हैं, तो डिफ्लेशन उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। क्या आप यहाँ तक बात को समझ पाए दोस्तों? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सेशन में मजा आया होगा। कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको आने वाले सेशन में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आपकी क्लास ओवर हो रही है, सबसे पहले ये बता दूं, जिससे जो जाना चाहे वो जा सके। ये क्लास आपकी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं, अब कुछ डाउट्स देखूंगा, उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा। कल जो आपकी क्लास होगी उसमें स्टैगफ्लेशन, रीसेशन, ये जितनी चीजें होती है ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से तैयारी करें। अब मुलाकात होगी आप सभी से कल सुबह 10 बजे, ठीक है। फिजिक्स की क्लास आपको ऑलरेडी शो हो रही होगी साक्षी, बाकी मैं मंडे को कुछ क्लास ऐड करा दूंगा आपकी। मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते में आपको जो है 10 जून 12 जून तक का पूरा शेड्यूल जो है वहां पे ऐड करा के शो करा दूंगा, सो दैट यू कैन आल्सो प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये लेकिन कल नहीं होगा, मे बी मंडे इवनिंग और ट्यूसडे इवनिंग तक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट तो दिशु सारी क्लासेस हैं, बिकॉज तभी मैं भी आता हूँ, तभी आप भी आते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी बाकी तैयारी कैसी चल रही है, यानी अगर आप मैथ्स को इको से कंपेयर करेंगे तो मैथ्स के 25 सवाल इको का, एक सवाल या 2 सवाल नहीं, डिपेंड्स कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। तो आप अपने हिसाब से सोचें और प्लान करें, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को, जिसका एग्जाम है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। जो जाना चाहे जा सकता है। कुछ डाउट्स मैं देख लेता हूँ जी। डाउट्स थोड़े धीरे खुल रहे हैं, जो जाना चाहे जा सकता है। ये खुला है जी। स्टैट्यूटरी बोरिंग, हाँ बिल्कुल सही लिखा आपने। इसमें बताएं अविनाश, आपका क्या डाउट है? मैं सभी का डाउट ले रहा हूँ। एक डाउट आया तो है श्वेता, से आपका नहीं है श्वेता। अमाउंट बिकम्स 9 टाइम्स इन 32 इयर्स। हाँ देखो, आराम आराम से समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट की बात है, यहाँ पर आपको ये देखना है, अमाउंट आपको 9 टाइम्स हो रहा है, यानी मेरे ₹1 जो है वो ₹9 हो रहे हैं 32 साल में। तो मुझे बताओ, मुझे ₹1 पे क्या ₹8 ब्याज मिल रहा है 32 साल में? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में दो तीन डिफरेंसेस है अविनाश। पहला डिफरेंस ये है कि सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है, करंट अकाउंट पे जीरो मिलता है। दूसरे नंबर पे सेविंग अकाउंट एज द नेम सेज ये सेव करने के लिए होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। करंट
अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आप कितने भी कर सकते हैं, वो बिजनेसेस के लिए होता है। ये कुछ मेन डिफरेंसेस है इनके बीच में, ठीक है। अब सोचिए अगर मुझे एक को 19 बनाना है तो क्या मुझे 18 जो है ब्याज लेना होगा। अब होता क्या है श्वेता कि जब आप फॉर्मूला देखते हैं SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, तो जब प्रिंसिपल सेम है दोनों में, है ना, और रेट भी सेम है दोनों में, तो क्या इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम हो सकता है। मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा, पहले इससे समझे। यानी अगर मैं कहूँ I1 अपॉन I2 में निकालता हूँ, तो क्या वो जो है मेरा T1 अपॉन T2 के बराबर होगा, T1 अपॉन T2 के। ये आपको समझ आया मैंने क्या करा है। मैं ऐसे भी कह सकता था आपको कि 8 इज इक्वल टू PR इंटू 32 अपॉन 100, तो इससे PR की वैल्यू निकाल लो। PR की वैल्यू को आप क्या करो, दूसरे फॉर्मूले में 18 इज इक्वल टू PR इंटू T/100 ऐसे लिख लो। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ श्वेता की PR अपॉन 100 की जगह मैं 1/4 लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से। PR अपॉन 100 इज इक्वल टू 8/32 1/4, तो क्या मैं इसकी जगह 1/4 लिख सकता हूँ। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 18 72। समझ गए। आप ये इससे भी कर सकते थे, 4 पे कटता है और T2 मेरा आ जाता है 72 ईयर्स। क्या आपको पूरे तरीके से सवाल समझ आ गया। जब भी इंटरेस्ट देखना है श्वेता, तो उस केस में सिंपल अगर है तो सिंपल में क्या करोगे, पी और अमाउंट का जो डिफरेंस है दैट इज SI जो है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं उल्टा, वो प्रोपोर्शनल होता है चीजों के। लेकिन अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा होता तो वो जंप चलते हैं। जंप कैसे चलते हैं कि अगर एक मेरा 9 हुआ है 32 साल में, तो अगले 9 साल में वो 9 का 9 गुना होकर 81 हो जाएगा। समझ गया क्या फर्क है दोनों बातों में। यानी CI में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता रहता है, पावर में चलता है, और SI में जोड़ होता रहता है, प्लस में चलता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, खुद अपने हाथ से आप जरूर सॉल्व करके देखें। ये कहा तो है किसका, श्वेता आप ही का डाउट है ये, क्वेश्चन होगा इससे जुड़ा लग रहा है। दिशु दिशु का कोई सवाल है भाई। अच्छा ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1.4 एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही जी, मेरे लायक कुछ नहीं छोड़ा आपने, बिल्कुल सही करा है श्वेता। आप श्वेता का सॉल्यूशन एक बार देख सकते हैं। देखो आपको ना हमेशा ऐसे सवालों में एक ही बात ध्यान रखनी है दिशु, पेपर में कैसे सोचना है। पेपर में अपने को यहाँ चाहिए x और यहाँ पे चाहिए 1/2x, ये तो मानते हो ना। मतलब पेपर में मुझे ये कैसे दिखेगा, मुझे पता है x का स्क्वायर और यहाँ पर 1/4x यानी 1/2x का होल स्क्वायर, ये तो मानते हो। मुझे 100% ऐसा कुछ चाहिए कि डिनोमिनेटर में 2 बने, 2x बने, तभी मैं खेल पाऊंगा। बिकॉज मुझे बस यही निकालना आता है, मुझे और कुछ निकालना आता ही नहीं। तो मुझे हर हाल में, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 2x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 2x चाहिए। अब जो इक्वेशन दे रखी है मुझे, वो दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसे x से डिवाइड करूंगा तो क्या ये कंडीशन बनेगी, यानी 2x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 6। बट ये तो वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पर खाली चाहिए। तो मुझे खाली करने के लिए क्या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना होगा, यानी ये हटेगा, ये होगा और ये होगा। मानते हो। अब कुछ नहीं है, अब तो बहुत सिंपल है खेल। अब आपको यहाँ से जो है जाना है इसकी तरफ। अब आपको मान लेते हैं पेपर में कुछ भी नहीं समझ आया, इसका स्क्वायर कर दो। कौन मना कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x इज इक्वल टू 9। समझे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। समझे। आपने शायद 10 नहीं निकाला, कुछ और है, हो सकता है मैंने गड़बड़ करी हो सकता है आपने करी हो। लेट मी जस्ट चेक। एक्स 3 का स्क्वायर, ना 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 श्वेता एक बार चेक करो, यहाँ प्लस आएगा ना, क्योंकि वो अपोजिट साइड जाएगा। बिकॉज यू आर टेकिंग इट अदर साइड, दिस शुड बी प्लस। एक बार सभी लोग चेक करें जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या। इसका आंसर 10 होगा। आप देखो बारीकी से जो है ऑप्शंस बना रखे हैं, यहाँ पर 8 भी दे रखा है, 10 भी दे रखा है, और 8 ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। नहीं नहीं, डोंट बी सॉरी, जस्ट लर्न द मिस्टेक्स, दैट इज इट। अपनी गलतियां देखते चलो बस, और कुछ नहीं। अगली बार ये गलती मत करना। क्या आपको ये सवाल समझ आ गया दिशु, अपने हाथ से जरूर इस सवाल को आप ट्राई करेंगे एक बार। फोटोज वाले डाउट है, बहुत धीरे खुल रहे हैं, तो मैं वेट कर रहा हूँ जी। जी रुकिए जरा। ये किसका डाउट है जी, श्वेता आपका यही डाउट होगा जो आप कह रहे हैं। डिटेल में समझाऊं या शॉर्ट में समझाऊं। ठीक है निकास, ऐसा कर लेते हैं बेटा। डिटेल में देखो, देयर आर 3 इनलेट पाइप्स इन अ वाटर टैंक हुज डायमीटर्स आर सो एंड सो एंड सो। ठीक है जी। अब वो कहता है अगर जो लीस्ट डायमीटर वाली है वो 10 मिनट में भरती है। सबसे पहले बताओ डायमीटर जो है क्या वो मैटर करता है पानी भरने के लिए, या इसका क्रॉस सेक्शन मैटर करता है। यानी अगर दो पाइप है जिनका एक का डायमीटर 1 और एक का 2 है, तो आपको नहीं लगता फिलिंग में ये 1 भरेगा और ये 4 भरेगा एक एक घंटे में।
पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यानी एक पाइप ऐसा जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, दूसरे का 2 सेंटीमीटर है, तो जब ये 1 लीटर भरेगा तो 4 भर चुका होगा, बिकॉज क्रॉस सेक्शन से पानी आता है, डायमीटर से नहीं। तो अब सोच के देखो, वो कहता है जी जब सबसे छोटे डायमीटर वाला जो है वो 10 मिनट में टंकी को भरता है, टंकी का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, मान लेते 3 टैंक बनाता हूँ, बिल्कुल सेम 3 टैंक इमेजिन कर लेना, बिल्कुल सेम है। तो वॉल्यूम जो होता है, क्या वो होता है टाइम इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 4, यानी क्या मान सकता हूँ इसकी जो कैपेसिटी है वो 40 है। समझ रहे हैं मैं किस तरीके निकाल रहा हूँ चीजों को, इतना लिखना नहीं है पेपर में क्योंकि आपने डिटेल वर्ड लिखा तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये 40 की टंकी है, अब सोचो जितनी देर में पहले वाले ने 2 का स्क्वायर भरा होगा, उतनी ही देर में दूसरे वाले ने 3 का स्क्वायर और तीसरे वाले ने 5 का स्क्वायर भरा होगा। यानी पहला तो ये केस था जिसमें एक टैंक था जिसके अंदर हर समय जो है 2 का स्क्वायर पानी आ रहा था, यानी 4 पानी आ रहा था, फिर भी इसे 10 मिनट लग रहे थे, ये तो टोटल कैपेसिटी हो गई। अब दूसरा केस है जिसमें यहाँ से तीनों जगह से पानी आ रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 लीटर ये दे रहा है, 9 ये दे रहा है और 4 ये दे रहा है, ये हो गया 13 और अपना 25 34 38 हो गया। समझ गए, यानी पहले जो है आ रहा था 4, अब आ रहा है 38, तो कैपेसिटी डिवाइड बाय टोटल, यानी ये आपका आंसर हो गया। है क्या कहीं ऑप्शन में? 20/19, हाँ ये रहा, हो गया, ठीक है। समझ गए आप किस तरीके सवाल को करना है। बेसिकली द अमाउंट ऑफ इनलेट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर इस, हाँ सभी के लिए एक सवाल है मेरा, वो ये है कि अगर इस सब में मैं डायमीटर की जगह पे रेडियस कर दूं, तो मुझे बताओ जो आंसर है वो पहले से आधा होगा, डबल होगा, क्या होगा? शाबाश तुषार, बहुत बढ़िया। यही बस, ये देखो फटाफट आंसर देने की यही अप्रोच है बस, क्योंकि सब जगह रेडियस कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एक रेशियो है, डायमीटर लिखे या रेडियस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और सवाल चलो बता दो कि अगर एरिया लिख दूं इनकी जगह पे तब क्या होगा? सवाल दिखा देता हूं आपको, सेम आंसर होगा, गलत आंसर दे रहे हैं इस बार आप लोग। आंसर बताएं, देखो आप में से कौन आंसर बताता है। यहाँ एरिया लिखा है, यहाँ एरिया लिखा है। अच्छा इस तरीके पढ़ते हैं ना, मैं जैसे मैं करता हूँ, एक सवाल में से 3 सवाल हमने बना लिए। ये अप्रोच रखा करो अपने दिमाग में, जहां भी पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ते हो, दिस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताएं। स्क्वायर नहीं नहीं, मुझे आंसर चाहिए जी, अब मैं बातों में नहीं आऊंगा आप लोगों की। मुझे इस सवाल का आंसर दीजिए कि सब जगह डायमीटर की जगह एरिया लिखा है। 4, शीतल ने आंसर दिया, ट्राई करा, ये अच्छी बात है। अभी देखते हैं आंसर क्या होगा, आई एम नॉट श्योर सही है गलत है, बट यू हैव 10 सेकेंड्स। नहीं पता स्किप करें, और क्यों नहीं पता? गलत बात, देखो अभी तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया बेटा। मैंने कहा कि एक पाइप है जिसका एरिया 2 है, दूसरे का 3, तीसरे का 5 है। अब अगर 2 वाला किस चीज को 10 में भरता है, क्या टोटल वॉल्यूम 20 हो गया? यही तो करा है आपने इतनी देर। अब उसके बाद आपको निकालने के तीनों कितना देते हैं। अब सोचो तीनों के एरो इस बार जब मैं अंदर की तरफ बनाऊंगा तो क्या 2 3 5 लिखूंगा उसके ऊपर, यानी 10 हो गया। बिल्कुल सही शीतल, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2 मिनट में भर देंगे। अब गलती समझे अपनी, क्या गलती ये है कि आप ना घबरा जाते हो, ऐसे घबराना नहीं होता जीवन में, घबरा गए तो हो गया काम खराब। आप बस ये देखो कि सवाल पूछा है सर ने तो कोई आंसर जरूर होगा उसके अंदर। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने इसे हटा के इसकी जगह 2 3 और 5 लिखा। क्या आप सभी को ये सवाल समझ आया? यानी अगर एरिया होगा तो बहुत सिंपल है सवाल, फिर तो कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है जी, चलो आपका सवाल भी सॉल्व हो गया है, और आपको वैसे भी चीजें समझ आ गई होंगी उम्मीद कर रहा हूँ। अब बैंक रेट में टाइम लिमिटेशन नहीं होता है स्टूडियस, जनरली 1 साल तक के लिए आप पैसा ले सकते हैं। बेसिकली इट इज 90 डेज टू 365 डेज। मेरे ही पार्ट पे शायद कुछ इशू है, प्लीज आप सेशन में बने रहें, मैं 1 मिनट रिफ्रेश करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं क्या है। ये किसका डाउट है? निकाश आपका डाउट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज कैसे पहचानना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो डायरेक्टली पहचानना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज इसके लिए पढ़ाई करनी होगी। मैं आपको फर्क बता देता हूँ कि दोनों में होता क्या फर्क है, यानी एग्जांपल्स तो वी हैव टू लर्न, बट कैसे ये बनती हैं, कैसे डिफर करती हैं, ये आपको समझा देता हूँ। आपके 2 मिनट लूंगा जीवन के और ये आपको समझा दूंगा होपफुली हमेशा के लिए। देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो संविधान के अंदर आपको कहीं लिखा दिख जाएगा? अगर आप आर्टिकल्स पढ़ने बैठे तो यस, बिल्कुल दिखेगा ना, क्यों नहीं दिखेगा? क्या इलेक्शन कमीशन आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा? जब आप 324 पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वर्ड लिखा होगा। यानी वो बॉडीज, वो दुकानें, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एजेंसीज जिनका जिक्र संविधान में डायरेक्टली है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाती है, पहली बात। लेकिन क्या संविधान में आपको कहीं पे नीति आयोग लिखा हुआ दिखेगा?
नहीं, कहीं लिखा होगा पढ़ना, पूरे संविधान में कहीं नहीं होगा। लोकपाल होगा क्या कहीं लिखा हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी कहीं होगा क्या? कहीं नहीं होगा। ये जो होती है, ये होती हैं आपकी बॉडीज जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। यानी सबसे पहले अगर मैं बॉडीज को तोड़ता हूं, तो बॉडीज को मैं तोड़ सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो कि डायरेक्टली जिनका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और दूसरी होती है जी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि डायरेक्टली जो है संविधान के अंदर जिनका जिक्र है में लिखी है। ठीक है जी, समझ गए। मेंशन्ड है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारी बॉडीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वो आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉट मेंशन्ड। अब आपके हिसाब से स्टैट्यूटरी बॉडी किस में आना चाहिए? स्टैट्यूटरी बॉडी वो है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बना है। इसका ये मतलब तो नहीं कि संविधान को पलट के उसके अंदर ही लिख दिया हो गया होगा। यानी यहाँ पर आप समझिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो होती है इसकी भी दो वैरायटी होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी, एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है। स्टैट्यूटरी वो बॉडीज होती है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे लोकपाल लोकायुक्त का एक्ट आया हुआ ना, पता होगा आपको, लोकायुक्त एक्ट, बिल्कुल। इसी तरीके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आ सकता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन सब के लिए कानून बने हैं, पूरे पूरे कानून पारित हुए हैं। बट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हमारी होती हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं इसमें, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, अगले पेज पे लिख देता हूँ, नॉन बॉडी, इनके लिए ना पूरा कोई कानून नहीं बना, कोई भी कानून नहीं है। इन्हें जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पावर मिल जाता है। यानी दे ऑब्टेन पावर थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जांपल के तौर पे एनडीसी, नीति आयोग। क्या नीति आयोग को बनने के लिए पूरा कोई एक्ट हमने वहां पे पढ़ा कि नीति आयोग एक्ट सो एंड सो? ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए कोई हमने एक्ट पढ़ा है कि एनडीसी एक्ट ऑफ सो एंड सो? कुछ भी नहीं। यानी ये बस एक ऑर्डर आया, उससे बन गई। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? पक्का। इसी तरीके, अब देखो सवाल उठाया तो डिटेल में बताऊंगा जी, अपनी तो यही कमी और यही चाहिए। स्टैट्यूटरी बॉडी भी दो टाइप की होती है, एक होती है रेगुलेटरी बॉडी, एक होती है जी कासी जुडिशियल बॉडीज, क्वेजी, काजी, क्वेजी, जो भी इसे बोलना चाहें, जुडिशियल बॉडीज। ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज वो होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे सीमित होती है, उनका जुरिस्डिक्शन होता है और उनका काम होता है उस एरिया पे उस एरिया को मैनेज करना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करके एक है। क्या वो रेगुलेटरी बॉडी? जी हाँ, लेकिन उसका डोमेन सिर्फ पेंशन से एसोसिएटेड है। इसी तरीके बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका काम बायोडाइवर्सिटी एसोसिएटेड मैनेजमेंट है, वो हो गए रेगुलेटरी बॉडी। अब आते हैं वो ट्रिब्यूनल्स, आपने सुने होंगे कई सारे ट्रिब्यूनल्स वगैरह आपने सुने होंगे। ये एनएचआरसी, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, इनका काम होता है, जैसे ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये सब क्वेसी जुडिशियल बॉडी होती है। यानी ये इंटरप्रेट द लॉ, यानी जो कानून लिखा गया है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या कोई नया कानून बना देगी? नहीं। जो कानून दे रखा है उस कानून में से जो ह्यूमन राइट्स वाला पोर्शन है उसको उठाते हैं और उसके लिए काम करते हैं कि लोगों के जो ह्यूमन राइट्स है वो ना छीने। क्या पूरे तरीके से समझ गए हैं जी इस बंदे को? मैंने पूरा टॉपिक ही आपको पढ़ा दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक सेटिस्फेक्शन आपको मिला होगा इस टॉपिक को समझ के। ठीक है, मेक श्योर यू मेक द नोट्स, एंड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉलो क्वेश्चंस। आगे चलते हैं जी। शांतनु, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? एडवाइजरी बॉडीज ऐसे कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है सुनीता, जिनकी एडवाइस जो है बाउंडिंग नहीं होती, यानी दे टेक द डिसीजन, बट दैट डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग। दे सबमिट द रिपोर्ट, दैट इज इट। इफ द हायर अथॉरिटी वांट्स टू इंप्लीमेंट इट, दे कैन। इफ दे डोंट वांट इट, दे कैन सिंपली स्किप इट। देखिए जो फॉर्मूला होता है लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू R/2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे ही काम बन गया होगा। फोकस मिडिल पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मिरर का है, लेंस का बहुत अजीब फॉर्मूला होता है। लेंस में क्योंकि दो सरफेसेस होती हैं, तो उसमें R1 R2 का रिलेशन, बहुत सारे फैक्टर्स उसपे जो है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आखिरी सवाल ले रहा हूँ जी मैं, उसके बाद आपको मैं फ्री कर दूंगा। ये इसका क्वेश्चन का मतलब कोई आंसर जरूर होगा। The total population of village 8,000 males females increased by 8 या 8 लिखा है, 6 लिखा है, 6 लिखा है। 86 जो हो गई, नंबर ऑफ फीमेल्स होता है।
वो 1/b 1/u का रिलेशन होता है, वो जो मिरर फॉर्मूला बोलते हैं उसे, डेस्टिनी लेंस फॉर्मूला भी होता है वैसा, बट वो है कि जब इमेज, अगर ऑब्जेक्ट आपका सो एंड सो दूर है और फोकस इतना दूर है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, वो होता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं जी। देखो सिंपल सवाल है वैसे तो, ये पुराना सवाल है मेरा ख्याल, पुराने किसी मेंस का सवाल है, मैंने भी करा रखा है वैसे क्लास में, आपने हरी जगह करा होगा, मतलब क्लासिक सवाल है। देखो मेल्स जो है 6% पढ़ते हैं और फीमेल्स जो है वो 10% पढ़ती है। ठीक है, और अच्छा इससे रिलेटेड पहले डाउट देखो, इसमें डाउट ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों को सेम परसेंटेज मान रहे हैं तो 12% क्यों नहीं लिया, 6 क्यों लिया फाइनल में। 12 मतलब कहाँ से आया है वर्ड? अच्छा आप ये कहते हैं 6+6 क्यों नहीं करा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे स्कोर का 6% आपके स्कोर के 6% में ऐड हो जाए तो ये हमारे स्कोर का 6% होगा या 12% होगा? ये कहानी ये है कि x% ऑफ a प्लस x% ऑफ b इज इक्वल टू x% ऑफ a प्लस b। तो जो सम होना है वो आपका 6+6 नहीं होगा, वो जो बाकी वैल्यू है उस पे सम होगा। आप लोग 6 महीने में 12, 6 महीने में 12, तो मुझे समझा नहीं बेटा, एक बार डाउट दोबारा लिखो आप। नहीं नहीं, आपका आंसर आपके हिसाब से सही आ जाता है या नहीं आता है? देखो मैं आपको ये कर सकता हूँ कि इस सवाल को समझा सकता हूँ कई तरीके से। देखो पहला तरीका ये है कि ये 6% है, ये 10% है। अगर मैं कहता हूँ 600 की ग्रोथ है 8000 पे, तो क्या आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं? तो क्या उस परसेंटेज को मैं यहाँ पर रख के एलिगेशन से इनका रेशियो निकाल सकता हूँ एमओएफ का? ये 7.5% आ गया। तो ये अगर यहाँ पर 1.5 है तो ये यहाँ पे 2.5 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 5:3 आ गया? तो टोटल जने अगर 8 होंगे तो उसमें 3 महिलाएं होंगी, टोटल तो 8000 है, तो 3000 महिलाएं। क्या आपको पहले ये समझ आया तरीका? एक तो ये खेल खत्म हो गया। अब इसके अलावा मुझे बताओ मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। दूसरा मेथड ये होता है कि आप मान लो कि सभी के सभी जो है 6% से ग्रो कर रहे हैं, तो आप 6% से क्या ग्रोथ निकाल सकते हैं? मैंने माना कि सबके सब 6% से ग्रो कर रहे हैं, तो 6% आप 8000 का निकाल के सर्टेन वैल्यू निकाल सकते हैं। बट एक्चुअली ये वैल्यू छोटी होगी 8600 से, यानी 600 से। तो वो एक्स्ट्रा जो ग्रोथ हुई है वो किसकी हुई है, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा वो किसकी हुई है, और वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। हाँ सर, इसी मेथड में मेरा दिमाग 12 बोलता है, 6 क्यों लेते हैं ये नहीं समझ आया। इस सेकंड मेथड की आप बात कर रहे हैं? हाँ देखो ध्यान से सुनो, अगर मैन 6% पे ग्रो करता है और वुमन 6% पे ग्रो करती है, तो आपके हिसाब से मोहल्ला कितने परसेंट पे ग्रो करेगा? 6% पे। आपको 12 लग रहा है, मैं आपको अभी गलत प्रूफ करके दिखाता हूँ। गलत ऐसे सिखाने के लिए, अगर टोटल आदमी 100 हैं और टोटल महिलाएं भी 100 हैं, ये 6% पे ग्रो करा, ये भी 6% पे ग्रो करा, तो टोटल हो गए 212। पहले थे 200, तो 12 का डिफरेंस आया 200 पे। यानी आप 12 सही कह रहे हो, बट क्योंकि मैन प्लस वुमेन करा गया है तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 6% ही निकल के आएगा। यानी वैल्यू वाइज वो 12 होगा, बट परसेंटेज वाइज वो जो है आपका 6 ही रहेगा। ठीक है जी, चलिए आप सभी से होगी अब आने वाली क्लास में मुलाकात। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।